तो उनका मानना ये है कि कैलाश कोई एक पर्वत नहीं, कैलाश एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है। हुँ, हुँ। जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स अच्छा। है ना? और मैग्नेटिक फोर्स को यदि हम इसको लेके जाएँ अपने स्पिरिचुअलिटी में, तो उसको हम कह सकते हैं सकारात्मक ऊर्जाएँ। हुँ, हुँ। तो कैलाश फॉरनर टीमों ने बहुत बार प्रयास किया, किसी को दिशा भ्रमित हुई, कोई कईयों ने कहा, "ना, ना, हम तो चढ़ के दिखाएँगे।" वो आज तक वापस भी नहीं आए। हमारा फेस खुम्बु आइसफॉल की तरफ था, हुँ, हुँ। डेली धड़ाम-धुड़ुम, थोड़े बहुत आवाज़ आती रहती है, एवलांच आते रहते हुँ, हैं। हुँ। सेम आवाज़ हुई, हमने इग्नोर किया। हुँ, हुँ। हमने पीछे मुड़ के देखा, उससे पहले मैं बाँध के मैंने क्राउलिंग करनी शुरू की ऊपर की तरफ, लेकिन जितना जाऊँ उतना ही वापस नीचे। हुँ, हुँ। घुटने-वुटने सब, एक तो ठंड ऊपर से पूरे कपड़े गीले वेट हो गए, जमना शुरू हो रही बॉडी, और जितना ऊपर उतना नीचे। और सारे देवी-देवता, माता-पिता सब याद आ गए वहाँ पे। सबको मना रहा हूँ, बस एक बार बाहर निकाल दो। और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, सात्विक खाने वाला इंसान हूँ। और अपना बोलते हैं ना कि वेजिटेरियन ही खा के सातों महाद्वीपों पे चढ़ के सारे फास्टेस्ट रिकॉर्ड तोड़े हैं, सारे वर्ल्ड 18 गोरों के तोड़े हैं, 6 अपने नए बनाए हैं। ये सब बोलते हैं ना कि लोग कि वेजिटेरियन आदमी के अंदर इतनी ताकत नहीं होती, वो अतिशयोक्ति है, वो झूठ है। नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है। आप इकोलेस देख रहे हैं। इकोलेस में हमारे साथ नरेंद्र सिंह यादव जी हैं। इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है एक्सप्लोर विद NSY। पूरा एक साथ है, एक्सप्लोर विद NSY। एडवेंचरर हैं, माउंटेनियर हैं, बहुत ही रिनोन्ड हैं। 7 समिट कर चुके हैं, 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। भारत देश का नाम ऊँचा कर रहे हैं इसमें। लगभग सातों कॉन्टिनेंट में ये अलग-अलग जो पीक्स हैं उनको इन्होंने जीता है, उसपे अपना पताका लहराया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि केवल माउंटेनियर नहीं है, ये फ़ोटोग्राफ़ी भी करते हैं, नेचर के साथ जुड़ जाते हैं और एक कहानी की तरह अपनी यात्रा को बताते हैं, एज़ अ स्टोरी। तो अंटार्कटिका से लेकर हिमालय तक, जहाँ-जहाँ भी अगर कोई पहाड़ है, तो उस पे चढ़ जाते हैं। माउंट कैलाश के बारे में क्या विचार हैं आपके? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और सर का बहुत अच्छा सवाल है और हर पॉडकास्ट में ये सवाल मेरे ऊपर ट्रिगर किया जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। कैलाश को सब अपनी अलग नज़र से लेते हैं, लेकिन मैं कैलाश को एक नेचुरल माउंटेन ना मान के एक मैन मेड माउंटेन है वो। अच्छा, आप गए हैं करीब तक हाँ, उसके? अच्छा। और सब लोगों ने बहुत बार ये सवाल किया है, तो आज मौका मिला है तो आपके माध्यम से बता भी देते हैं। कैलाश पे चढ़ने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया है। काफ़ी सारी फॉरेनर टीम भी गई हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई, हालाँकि वो टीम मिल भी नहीं पाई वापस। तो कैलाश में जब हम जाते हैं, आपने देखा होगा कि माउंटेनियरिंग के लिए कंपास एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। आप उसके बिना कोई भी माउंटेन क्लाइंब नहीं कर सकते। अच्छा। अब हम अपडेट हुए तो दोबारा हम जीपीएस की दुनिया में आ गए हैं। हुँ, हुँ। लेकिन जब आप उस पर्वत पे जाते हो तो आपका कंपास भी नॉर्थ भूल जाता है और आपका जीपीएस भी नॉर्थ भूल जाता है। अच्छा। दिशा भ्रमित होने के कारण वहाँ से आज तक ना कोई क्लाइंब कर पाया है और ना ही उसको कोई क्लाइंब कर सकता है, और मैं जीवन में मैं तो कभी प्रयास नहीं करूँगा। क्योंकि जब हम उसके पीछे ट्रुथ पे जाते हैं, जब हम अपने बोलते हैं ना कि विज्ञान को भूल के हम अपनी पद्धति पे जाते हैं, हम अपने सनातन धर्म की किताबों को खंगालते हैं, संत चरणों से पूछते हैं, या कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हुए हैं जिन्होंने इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया है। जी, जी। तो उनका मानना ये है कि कैलाश कोई एक पर्वत नहीं, कैलाश एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है। हुँ, हुँ। जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स अच्छा। है ना? और मैग्नेटिक फोर्स को यदि हम इसको लेके जाएँ अपने स्पिरिचुअलिटी में, तो उसको हम कह सकते हैं सकारात्मक ऊर्जाएँ। हुँ, हुँ। तो कैलाश फॉरेनर टीमों ने बहुत बार प्रयास किया, किसी को दिशा भ्रमित हुई, कोई कईयों ने कहा, "ना, ना, हम तो चढ़ के दिखाएँगे।" वो आज तक वापस भी नहीं आए। लेकिन जीवन में पहाड़ चढ़ने हैं, 7 समिट्स भी कंप्लीट कर दिए, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी जाऊँगा, लेकिन कभी कैलाश जाने का मेरा ना तो कभी मेरे जीवन में ऐसा कोई टारगेट रहा है, ना मैं जाऊँगा। एक मैं बता दूँ जनता के लिए कि जो जानकारी अवेलेबल है, कोई भी सक्सेसफुल माउंट कैलाश पे नहीं जा पाया है। तिब्बत के सेज मिलेरपा हैं, जो उन्होंने ये समिट स्पिरिचुअली उन्होंने करने की कोशिश करी थी। हुँ, उसके अलावा ब्रिटिश क्लाइंबर ह्यू रटलेग और आरसी यस। विल्सन ने दोनों ने कोशिश करी थी राइनहोल्ड मेसनर के साथ। उसके बाद उनको पूछा गया था, उन्होंने बोला हम नहीं चढ़ेंगे इसके ऊपर। और जितने भी लोगों से पूछा जाता है, एवरीबॉडी सेज नो कि हम नहीं ट्राई करेंगे। चाइनीज सरकार ने भी स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि माउंट कैलाश पे कोई नहीं जाएगा। हाँ, आपने जो रेनॉल्ड मेसनर का जिनका नाम जी, लिया जी, है, जी। ये मतलब हमारे क्लाइंबिंग पार्टनर रहे हैं अच्छा, और बहुत ही टेक्निकल माउंटेनियर हैं, अच्छा। यदि हम अपने लेवल्स की बात करें तो। और इस व्यक्ति से जब ये पूछा गया कि आप कैलाश क्यों नहीं चढ़ोगे, हुँ, तो हुँ। इसके पास बताने के लिए कोई शब्द नहीं थे, अच्छा। क्योंकि ये किसी के साथ शेयर भी नहीं करेगा। इसके साथ में जो घटनाएँ हुई, उसने जो प्रैक्टिकल देखा, ये बयाँ नहीं कर सकता ज़िंदगी में। कहाँ तक पहुँच पाए थे ये? ये बोलते हैं कि बेस कैंप से कुछ ही दूरी आगे निकले थे, तो इनको ऐसा लगा कि हम सेम जगह पे घूम रहे हैं। अच्छा।
ये कंफ्यूज हो गए थे कि वो बोलते हैं ना कि नॉर्थ गुम हो जाना, यहाँ पे जाके नॉर्थ गुम हो जाता है। तो दिशा भ्रमित का जो कारण है वो मुख्य कारण है, और वो कहीं ना कहीं हमारे सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ, यदि मानो तो। और ना मानो तो आप कुछ भी कह लो साइंटिफिकली, यदि इतना ही प्रूवन लोग कहते हैं कि साइंटिफिक है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, तो साइंटिफिकली है। इतने धुरंधर पर्वतारोही आए हैं, चलो हम तो स्पिरिचुअलिटी को मानने वाले लोग हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज वाले नहीं मानते, गोरे नहीं मानते, वो क्यों नहीं चढ़ पाए? क्या वो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है? क्या उनके पास इक्विपमेंट्स की कमी है? या उनके पास जीपीएस अच्छे नहीं थे? और वो अपनी स्टोरी क्यों नहीं बयां करते हैं? ये कोई सवाल करने वाला कोई भी नहीं है। एक्चुअल में कैलाश बताया ना, कोई माउंटेन नहीं है। और रेनॉल मिश्रा से यदि कोई एक्चुअल में पूछेगा तो बहुत व्यर्थ हो गए हैं। मनासलू में मुझे लास्ट टाइम मिले थे, लेकिन उस व्यक्तित्व के वो ऐसा व्यक्ति था, उसने जो भी पहाड़ सोचा हमारी तरह चढ़ाई है, लेकिन जब कैलाश की कोई बात करता है तो फुल स्टॉप कह के बोल देता है नो कमेंट। तो ये ट्रुथ है कैलाश का। जो ये जो अनुभव की बात है, दरअसल क्या होता है, कई बार हम टीवी देखते हैं, सुनते रहते हैं कैलाश ये कैलाश वो, तो क्या होता है हम उस तरह का अनुभव खुद महसूस करने लगते हैं। आपने क्या अनुभव किया वहां पे उसके आसपास? मैंने बताया ना कि कैलाश के अंदर पॉजिटिव वाइब्स, जो पॉजिटिव वाइब्स की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कि मैग्नेटिक फोर्स जो वहां पे वो बोलते हैं साइंटिफिक साइंटिस्टों की भाषा में, ऐसा ही वहां पे है, एक्चुअल में है। और यदि आप सनातन संस्कृति से जुड़े हो, धर्म आस्था करते हो, कुछ ध्यान लगाते हो या मेडिटेशन करते हो, जब करते हो तब करते हो, तो आप समझ पाओगे कि वहां क्या है। वैसे नहीं समझ पाओगे। आप सोचो कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं, मैं धुरंधर हूं, और मैं जाके कैलाश का पता लगा दूं कि कैलाश का रास्ता कौन सा है जिससे कैलाश का आरोहण किया जा सकता है, कैलाश पे फतेह पाई जा सकती है। फतेह पहाड़ों पे पाई जाती है, कोई पहाड़ नहीं है। ये समझाने वाला कोई भी नहीं है, ये कोई समझेगा भी नहीं। और मैं बोल रहा हूं तो लोग बोलेंगे अंधविश्वासी बात कर रहा है। तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं उसको स्पॉन्सर कराऊंगा, वो कैलाश चढ़ के दिखाए। अधिक से अधिक अंधविश्वासी बातें सत्य साबित हुई हैं, तो हाँ। अच्छा है आप अंधविश्वासी बातें कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर इतने भी लोग कॉन्स्पिरेसी थियरीज बोलते हैं, सब सच होता जा रहा है, तो यू नेवर नो। तो आपको क्या लगता है भगवान शिव का स्थल है वो मैन मेड क्यों बोल रहे हैं आप उसको? क्योंकि भगवान शिव ने बनाया उसको। ही इज नॉट अ मैन। बनाया किसी भी दिव्य शक्ति ने बनाया, लेकिन कुदरत ने नहीं बनाया उसको। जी जी जी। जब मैंने बताया, जब हम अपने ग्रंथों को खंगोलेंगे तो बहुत सी चीजें निकल के आएंगी। आप किसी संत चरण के पास बैठोगे, जिन्होंने इन पे रिसर्च किया, वो बताएंगे आपको, और वो कहो तो आपको दावा भी करते हैं। हाँ। मैं तो ऋण भर भी नहीं हूँ, वो कहो तो दावा भी कर देंगे वहां पे। और आपको बहुत सारे लोग माउंट कैलाश के जो माउंट कैलाश बहुत ऊंचा है, लेकिन बिल्कुल शुरुआत का सेक्शन, वहाँ बड़े लोग तपस्या करते हैं। हाँ, आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, आप उससे आगे नहीं जा सकते। पर मैंने देखा बड़े लोग तपस्या करते हैं। हाँ, और वहां पे मतलब तपस्या करने का मतलब ये ऐसा ग्रंथों का या किसी का कहना या किसी संतों के कहने से नहीं। एक्चुअली वहां पॉजिटिव वाइब्स है, लोग इसलिए वहां तपस्या करने जा रहे हैं। नोएडा में क्यों नहीं कर रहे? फिर इसीलिए जा रहे हैं कि वहां कुछ है, लोगों को फील होता है। जो जप और तप करता है, एक्चुअल में वो लोग वहां पे जा रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। वो 4 लोगों को बता रहे हैं, अब 4 में से 2 ने भक्ति की, 2 ने नहीं की, तो उनको समझ में नहीं, उनको यार कहाँ ला के बिठा दिया, ऐसे बड़े तो कहीं यहीं बैठ जाते, कहीं किनारे विनारे नदी के। तो समझने के लिए आपकी उसके लिए क्यूरियोसिटी और उसके लिए डेडिकेशन भी होना जरूरी है। स्टेरॉइड नहीं आपने लिया तुरंत असर दिखा दिया। आप माउंट एवरेस्ट पे कौन से साल में चढ़े थे? मैंने एवरेस्ट का आरोहण 2 बार किया है, 2016 में और 2022 में। 2016 में मैंने नॉर्मल क्लाइंबिंग की थी लगभग 65 दिन में, और 2022 में मैंने फास्टेस्ट क्लाइंबिंग की है 6 डेज में विदाउट एक्लिमेटाइजेशन। मैंने एवरेस्ट का आरोहण किया है, जो कि वर्ल्ड विदाउट एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है? मतलब बिना मौसम के अनुसार ढले हुए। अच्छा। आई एम द फर्स्ट person in the world who climbed Everest in 6 days without acclimatization. This is the fastest and youngest record. But you had the oxygen and all, right? Yes. Okay. ऑक्सीजन लिया, लेकिन acclimatization एक फॉर्मूला, एक प्रोसेस है। क्लाइम हाई, स्लिप लो। अच्छा। आपको बेस कैंप में 40 दिन बिताने, 35 दिन बिताने, 20 दिन बिताने, फिर कैंप 1 जाना है, वापस आना है, फिर कैंप 1 शिफ्ट होना है, फिर कैंप 1 से कैंप 2 जाना है, टच करके आना है, वापस होना है कैंप 1 में, फिर कैंप 2 जाके सोना है। अच्छा, आदत डालनी है। एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस। इसको तोड़ते हुए मतलब ये माउंटेनियरिंग के रूल्स के भी विरुद्ध है ना। और ये कहीं ना कहीं मेरी एक कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई बात है, जिसके कारण मुझे चढ़ना पड़ा। और भगवान ने ये रिकॉर्ड मेरी झोली में, मतलब ये मान लो कि ये आशीर्वाद के रूप में दे दिया, नहीं तो मैं कभी भी नहीं चढ़ सकता था। मैं खुद इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं जिंदगी में कभी भी 6 दिन में एवरेस्ट नहीं चढ़ सकता था, और मैं जाता भी नहीं दोबारा। ये लोगों ने भेज दिया। एक नहीं, एक तो बहुत बड़ी बात है। आई एम रियली हैप्पी। एक बात बताइए, एक 96 में एक एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। जिसमें 8 लोग मरे थे जी। 10 और 11 मई 1996 को। हाँ। फिर 2016 में ऐसा फिर एक और एक्सीडेंट हुआ था। 15 में हुआ था शायद। 2015 में एवलांच आया था। अच्छा, क्या हुआ था इसमें, आपको आइडिया है? देखो 96 में वहां नहीं था, तो मैं उसका साक्षी नहीं हूँ, लेकिन हाँ 15 में वहां था, उसका मैं साक्षी। आप वहीं पे थे? हाँ, मैं साक्षी हूँ उसका। एक्चुअल में मैंने पहला टाइम 2014 में किया सर, और वहां पे 16 शेरपाओं की डेथ हो गई खुम्बू आइसफॉल में, एक्सपीडिशन कैंसिल हो गया। अच्छा। तो 2015 मैंने फिर से अटेम्प्ट किया। उस टाइम पे क्या हुआ, एवरेस्ट के सामने एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट पुमारी। अच्छा। जिसको एवरेस्ट की बेटी कहा जाता है। अच्छा। वहां से एक एवलांच ट्रिगर होता है, पहले भूकंप आता है, अर्थक्वेक, और वहां से एवलांच ट्रिगर होता है, और वहां सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। अरे बाप रे। और उस एक्सपीडिशन के अंदर मैं मौजूद था। लगभग 9 घंटे बर्फ में दबा रहा। भारत में खबरें फैल गई कि भारतीय पर्वतारोही की बर्फ में दबने से मौत। और मैंने 2 दिन बाद में स्टेटमेंट दी, नहीं भाई मैं जिंदा हूं करके। तो
वहां पे जो डेथ, यहाँ तक न्यूज़ भी घर पे भी आ गई थी। घर घर पे वाले तो बड़े दुखी हो गए रिश्तेदार आ होंगे। गए थे जी, कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया। अरे बाप रे बाप! मैंने सैटेलाइट फोन से मेरे पिताश्री को फोन किया, मेरे हाँ। पिताश्री कह रहे भाई कोई सांत्वना देने के लिए फोन कर रहा है। मैं कह रहा हूँ पापा जी मैं नरेंद्र, बोले बेटा कोई बात नहीं, हमें पता है नरेंद्र को जो हुआ है। तो 2015 का जो मैं साक्षी हूँ, लोगों को ऐसे उड़ाया, चिपकाया, बहुत दर्दनाक मौत हुई थी। जब मैं बर्फ से निकल के आया 9 घंटे बाद, मैं मेरे किचन की तरफ जा रहा है, किचन बॉय जिंदा था, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, वो मेरे आगे दौड़ रहा है, मैं उसके पीछे पीछे। अच्छा। वो कह रहा है सर आप तो मर लिए थे लिस्ट में, मतलब लिस्ट भेज दी एमबेसी को। हाँ, तो ये सब चीजें, तो 15 में जो हुआ वो बड़ा ही भयानक था। 96 की मैं देख नहीं पाया, लेकिन 14 और 15 का मैं साक्षी हूँ। हाँ भाई और साहब। 15 का जो था वो लोग ताश के पत्तों की तरह टेंट और लोग उड़े हैं, और चारों तरफ डेड बॉडी डेड बॉडी। तो मुझे वो इतने सारे वो होते फिर भी लोग क्यों इतना, मतलब क्या है ऐसा स्पेशल जो लोग चाहना चाहते हैं मगर देखो जब 2015 में एवलांच आया था तो हाँ, वहां पे एक टीवी चैनल वाले आए हुए थे ANI से। उन्होंने मुझे कहा कि सेम सवाल था उनका जी जी कि क्यों आते हैं। मैंने बोला कि जो सन की होता है ना वो यहाँ पे आता है और सनक इंसान को ले आती है। 2014 में मेरा एक्सपेडिशन फेल हुआ, 15 में फेल हुआ। बताओ मेरे को क्या जरूरत थी 2016 में और 22 में जाने की। हाँ, हाँ, 2016 में इसलिए गया, मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा 2 बार भगवान ने तुझे मौका दिया है, फेलियर हुआ है ना, एक्सपेडिशन फेलियर हुआ, लेकिन जिंदा रहा, तो तेरे को एक चांस मिला है, तेरे को उस चांस का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि आप उस चीज के लिए बने हो, तभी तो जिंदा छोड़े हो, नहीं तो ले जाते। हाँ, हाँ, है ना? हाँ। लोग उड़े हैं ताश के पत्तों की तरह, आप जिंदा हो तो मतलब एक बार आपने try देखा है ऐसा सामने से? हाँ, मतलब मेरे आमने मैं दबा हूँ एवलांच अच्छा, में। कैसे होता है? व्हाट इज द फीलिंग ऑफ इट? एक्चुअली में हम बेस कैंप में खड़े थे एक दिन पहले, रूट मतलब मैं कैंप 1 जाके आया था, तो दूसरी एजेंसी की 2 लड़कियां आई मेरे से पूछने कि आप कल गए थे तो हमें कल जाना है, तो थोड़ा रूट के बारे में बता दो। हमारा फेस खुम्बू आइसफॉल की तरफ था, डेली धड़ाम धुड़ुम थोड़ी बहुत आवाज आती रहती है, एवलांच आते रहते हैं, सेम आवाज हुई, हमने इग्नोर किया। हमने पीछे मुड़ के देखा, उससे पहले मैं अरे बाप रे! गायब। हाँ, हाँ, अब मैं लकी इसलिए था कि जो एवलांच आया नीचे वो स्लैब के रूप में आया था, अच्छा। सिलियां, हम्म, लेकिन मेरे तक आती आती टूटती 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 पाउडर बन गया। बस मुझे उठाया और क्रेवास में डाल दिया हाँ, हाँ, और ऊपर से पैक। तो इस तरीके का वहां पे मंजर था। कितने फीट ऊपर बर्फ थी आपके ऊपर? मैं लगभग 30-32 फीट नीचे था। तो निकले कैसे? क्रेवास थी, और क्रेवास 2 प्रकार की, सीधी, तिरछी और जेड। हाँ, हाँ, मैं सीधी वाली में था, क्या हुआ कि आगे जाके क्रेवास फट के जम रखी थी। हाँ, हाँ, अब कॉर्नर से मैंने, और बेस कैंप में आदमी क्या पहने रहेगा, टेक्निकल जूते सही नहीं होंगे, टेक्निकल गियर भी नहीं होंगे, और धूप सेकते वक्त इंसान फुली हाँ, 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 बहुत नॉर्मल कपड़ों में होता है। मैंने नीचे बूटीज पहनी हुई हाँ, हाँ, कैंप साइट में वॉक करने के लिए, और लगभग आधे पौने घंटे के बाद में मुझे ऐसा फील होने शुरू हुआ कि हाँ अब तू जमेगा और अब होने वाला है तेरा काम। हाँ। सैटेलाइट फोन निकाला, नो नेटवर्क, हाँ, वॉकी सेट निकाला, नो नेटवर्क। मैं कहा अच्छा। फिर मैंने सोचा कि यार अंतिम तो चल ही रहा है, एक बार प्रयास करके देख लेते। तो क्या पुरानी रोप्स दबी हुई थी, मैंने पहली रस्सी खींची, वो तो टूट के हाथ में आ गई, और पता नहीं कितने साल पुरानी। अब मैं 20 मिनट तक यही बैठ के सोचता रहा कि मैं निकलूं कैसे। तो क्रेवास ऐसे करके यूं खुली हुई थी ना, लेकिन वो हाँ। इधर से टच थी, हाँ, हाँ, तो मैं जितना ऊपर जाऊं उससे नीचे फिसल के आऊं, क्योंकि हाँ, बूटीज थी। हाँ, हाँ, अब बिना क्रैम्पन के कैसे आइस पे चढ़। हाँ, 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 अब मैंने देखा कुछ देर के बाद में उधर भी एक रस्सी लटकी हुई है, हम्म, तो मैंने सोचा पहले खींच के देख लेता हूँ, क्या पता बच जाए बात। हाँ, हाँ, मैंने खींचा और लिटरली वो रुक गई, अच्छा। मतलब वो जमी हुई थी, वो टूटी नहीं, रुकी हाँ, रही। हाँ, हाँ, मैं थोड़ा सा, एक तो मैं लाइट वेट होने का मुझे फायदा मिला, शायद ज्यादा वेट होता तो वो टूट जाए, सही बात। क्योंकि कितने सालों की दबी मुझे खुद नहीं हाँ, पता। हाँ, हाँ, मैं एक लेवल पे आके रुक गया। अब मैंने वहां से हाथ मारा तो मुझे नहीं यार, ये तो हाथ से भी बहुत दूर है। थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा और एक थोड़ा सा छेद खुला बर्फ का, और उसमें से सनरेज आई। अच्छा। तब थोड़ा सा हौसला बना कि हाँ 6-7 फीट है, कुछ उछल कूद करूँ, क्या पता निकल जाऊं। हाँ, 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 रस्सी मैंने बांध के मैंने क्रॉलिंग करनी शुरू की ऊपर की तरफ, लेकिन जितना जाऊं उतना ही वापस नीचे। हाँ, हाँ, घुटने उठने सब, एक तो ठंड, ऊपर से पूरे कपड़े गीले वेट हो गए, जमना शुरू हो रही बॉडी, और जितना ऊपर उतना नीचे, और सारे देवी देवता माता पिता सब याद आ गए वहां पे, सबको मना रहा हूँ बस एक बार बाहर निकाल दो। अब ऐसा करते करते 7-8 घंटे बीत गए, यही घड़ी मैंने पहनी हुई थी। तो मैंने सोचा कि यार कैसे बाहर निकला जाए। तो कुछ देर के बाद में क्रॉलिंग करते 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 और वो वहां तक मैं पहुंचा। अब मैं इतना बाहर आ गया, इससे बाहर नहीं आ पा रहा, क्योंकि रस्सी बांध ली। हाँ, 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 अब रस्सी खत्म हो गई और वो मुझे नीचे पुश कर हाँ, रही। हाँ, 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 अब वो रस्सी खोलने में, अब रस्सी खोल नहीं सकता, हाथ छोड़ू तो नीचे आ जाऊं। हाँ, 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 अब मैंने क्या किया, जैकेट खींचनी शुरू की ऊपर। हाँ, 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 हाँ। जैकेट लूज हुई तो वो लेवल से बाहर हो गई और वो रस्सी निकल गई, मैं बाहर आ गया। बाहर आके देखा मतलब आप लकी हो गल मिला हाँ। जुला के। हाँ, चारों तरफ लाशें, बाहर आके देखा तो अरे बाप रे। बेस कैंप नाम की तो कोई चीज ही नहीं बची यहाँ पे। आप जब 2015 की फोटेज निकालोगे, मैंने यूट्यूब पे डाली, आप देखोगे टेंट नाम की कोई चीज नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कोई गार्बेज बैग पड़ा है, लोगों को टेंट के साथ उड़ाया और चिपका दिया। लोग टेंट के अंदर किताबें पढ़ते पढ़ते मरे हैं, उनको ये नहीं पता कि मौत भी आ सकती है। बाहर आके देखा तो किचन में बोतल में कोई पानी नहीं। अब वो एक बोतल में, उसमें थोड़ा सा लास्ट में कप में पानी, और किचन बॉय मेरे को देख के भाग रहा है। मेरे को तब तक नहीं पता क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने बाद में बताया कि लिस्ट में आपका नाम है, आपकी तो मेरे तो घोषित कर दिया गया है। घर फोन किया तो ये तो सच में ये कहानियां चल रही हैं घर पे। फिर अगले दिन मीडिया में लिखा कि, मैंने लिखा कि भाई नहीं हो, मैं तो खुद यकीन है, मैं देख रहा भाई सच में जिंदा हूँ क्या। तो उन्होंने लिखा मुझे खुद नहीं हुआ यकीन, मैं जिंदा हूँ।
तो 2015 की ट्रेजेडी अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक है। परमिट को फिर से कैंसिल किया गवर्नमेंट ने। 2016 में मुझे क्लाइम करने का मौका मिला। अच्छा। तो माउंटेन में जो आप बोल रहे हैं ना कि एवलांच का कैसा रूप होता है, आपको ऐसा लगेगा कि बस एक धुआं सी आ रही है नीचे, और जैसे कि ये होता है ना अपना रेनफॉल, हाँ। बारिश की तरह धुंधला बादल सा आएगा और उसकी आवाज इतनी खतरनाक हो जैसे आर्टिलरी फायर हुआ है आर्मी का, हाँ। हिला देता है। और उसकी चपेट में जो आ गया गया। मतलब बोलते हैं ना क्या टेक्निक, कोई टेक्निक काम नहीं आती उस टाइम पर, कुछ नहीं है। एक तो सवाल हम श्योर रिपीटेड ना हो आपके लिए, पर मैं फिर भी पूछता हूँ कि कुछ डेड बॉडीज हैं जो बड़ी फेमस है, हाँ। जो हर व्यक्ति को दिखती हैं। जी। मुझे उसका नाम नहीं ग्रीन पता। बूट्स। हाँ, जो एक आदमी ऐसे करके। हाँ, ग्रीन बूट्स। अच्छा, जो 96 से मरा हुआ है वो। चट्टान के नीचे बैठा है, हाँ, पैर हाँ, लंबे करके, हाँ, ग्रीन हाँ। बूट्स। हाँ। अच्छा, कैसा लगता है आपको? लाइक यू आल्सो इनटू द सेम पाथ? ये एक्चुअली में सर कैंप 4 से 200 डेड बॉडीज है वहाँ पे? ज्यादा है सर, अच्छा। बहुत ज्यादा है। मतलब ये क्या होता है कि हमारी टीम गई, हाँ, हाँ, मैंने गिनती किया, मार्क किया, ये बंदा लिस्ट में देखा, अच्छा एक बढ़ गया, लेकिन जरूर थोड़ा ना हर बॉडी को टच कर पा रहा हूँ। हाँ, 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 तो कुछ बॉडीज ऐसी हैं जो तूफान से इधर उधर चली गई हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स में आज तक नहीं है। जब हम कैंप 4 से समिट की ओर जाते हैं, बालकोनी और हेलरी स्टेप साउथ समिट, वहां पे सर हैं डेड बॉडीज, और उनके बीच से जाना पड़ता है आपको। मेरी काफी सारी वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा, डेड हाँ। बॉडीज वहां पे नॉर्मल है, चारों तरफ हैं डेड बॉडीज हैं। ओ भाई साहब। और ऊपर से प्रॉब्लम ये भी है कि चूंकि इतनी ज्यादा ठंड है, बर्फ है, आदमी बेचारा गलता भी नहीं, as it is बाल पड़ा और रहता नाखून ऐसे बढ़ते रहते हैं। आपको अच्छा। ऐसा लगेगा व्यक्ति जिंदा बैठा है, क्योंकि हम देखते हैं जब इंसान मरता है तो उसको बर्फ में लगा के रखते हैं कि सड़े ना बॉडी, है। और तो ऑलरेडी -40 चल रहा है, हाँ, 50 चल रहा है, और विंटर्स में तो पता नहीं कितना चल रहा है, हाँ। कोई नाप ही नहीं पाएगा, विंटर में कोई जाता नहीं है, हाँ, हाँ। तो वो बॉडी सड़ती ही नहीं है। अब तो किसी का शायद काली हो गई है, हाँ। ब्लैक हो गई है। कईयों का क्या हुआ है सर, जो खुले में पड़ी है ना, हाँ, हाँ, तो उनका क्या हुआ कि डांगरी फट गई, डांगरी फट गई तो शरीर नंगा हो गया। हाँ, अब उस पर डायरेक्ट सनरेज गिर रही है ना, तो जल रही है, धूप अच्छा। से जलेगी ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो जल रही है। अच्छा। लेकिन जो छाया में है, जो किसी चीज के पीछे सपोर्टिव है, उनको आप देखोगे तो आप कई देर के लिए तो ये सोचोगे अच्छा जिंदा है या मर गया है, आप हाँ। खुद कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा। मेरे जो रास्ते में जो मैंने बिल्कुल बहुत करीब से देखी, मैं हेलरी स्टेप के ऊपर था, मेरे लेफ्ट हैंड में थी, हाँ। उस बंदा पूरा इक्विपमेंट लगाए लेटा हुआ है, आप ये नहीं बता सकते व्यक्ति आराम कर रहा है या मर चुका है। और बोलते ना कि खौफ, वहां पे मौत भी इतनी दर्दनाक होती है कि आदमी समझ नहीं पाता है। ऑर्गन फेलियर, और कई बार इंसान ये देखता है अरे छोड़ना यार, 2 मीटर के ऊपर क्या सेल्फ एंकर लगाना है, चल दिए फिर चल दिए, चल दिए फिर चल दिए, मतलब रिस्क नहीं ले सकते, 0% नहीं ले सकते। कोई चांस नहीं है रिस्क लेने मैं हरदम बोलता हूँ कोर्सेज करने चाहिए। का। देखो सर, विदाउट कोर्सेज आप सीख नहीं पाओगे, और यदि आपके पास आप ये मानो कि शेरपा मुझे पहाड़ चढ़ा देगा, ये गलत है। हाँ। शेरपा एक इंसान है, वो भी बीमार हो सकता है, उसका भी पैर फिसल सकता है, वो भी कई बार हाई एटीट्यूड से उसको भी मेंटली स्ट्रेस हो सकता है। यदि आप प्रैक्टिकली और यदि आप टेक्निकली स्ट्रांग है, तो शायद आप शेरपा की भी मदद कर सको, और अपनी खुद की भी। कम से कम शेरपा की ना खुद तो सर्वाइव करके नीचे आ जाओगे। ये लोगों को समझने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट की कभी कोशिश करेगी डेड बॉडीज को नीचे लाते हैं, परिवार वालों को देते हैं, या कुछ नहीं हो सकता नहीं वहाँ सर, पे? वहां पे फुल कमर्शियल है। अच्छा। हाँ, यदि मैं मर गया, मेरी बॉडी वहां पे है, यदि आप मेरे परिवार वाले हो, आप मेरे पैसे दोगे तो रेस्क्यू टीम जाएगी, आप वहां पड़े, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पड़े रहो। अच्छा। रेस्क्यू टीम फुली पेड है, अच्छा। रेस्क्यू होगा, हेलीकॉप्टर उड़ेगा, पैसे जाएंगे, रेस्क्यू टीम जाएगी, उनको पैसे मिलेंगे, बिजनेस। पर लेके आते हैं फिर हाँ, कुछ लोगों को लाया होगा। कुछ लोगों को लाया है जहां से पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, कुछ ऐसी जो पॉसिबिलिटी ही नहीं। नहीं है, पॉसिबिलिटीज नहीं है, या फिर उनके ऊपर एक्सपेंस इतना ज्यादा है जो कोई बियर नहीं कर सकता। हाँ, 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 हाँ। अभी मैंने रेस्क्यू कोर्स किया, बीइंग ए रेस्क्यूअर, मुझे कोई बोले डेड बॉडी इवैक्यूएट करके लानी है आपको, है ना, तो मेरा पहला और आखिरी एक ही सवाल होगा कि मेरे चुनिंदा 5 लोग दो, मैं फ्री में करके दूंगा। लेकिन ऐसा एजेंसीज नहीं चाहती, हाँ, हाँ, हाँ। वो पता चला मुझे ही मरवा दिया, क्योंकि उनका बिजनेस है। लेकिन मैंने अपना रेस्क्यू कोर्स किया है कि सर्व करने के लिए, कि माउंटेन में एक तो मैं खुद अपनी जो मुझे टेक्निक सीखी जी, है, जी, हाँ। क्या पता कभी भगवान मेरे ऊपर ऐसी स्थिति ले तो मैं खुद जिंदा बचा रहा हूं और अपने गाइड को बचा लूं। दूसरा, कभी भगवान ने मुझे मौका दिया किसी को इवैक्यूएट करना है, तो मैं ये मतलब छाती ठोक के कह सकूं कि मैं बिना पैसे मैं करूंगा, सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, कि मैंने जो ये प्रमाण पत्र पाया है, इसका असली ऋण उस दिन उतरेगा जिस दिन मैं लोगों की मदद करके उनको नीचे ले आऊंगा, उन डेड बॉडीज को रिकवर कर दूंगा। सचमुच में आप ऐसा फील करते हैं या फिर कैमरे एक्चुअल में नहीं, कैमरे की बात नहीं है सर, कैमरे की बात नहीं है। जब आप मेरे सोशल मीडिया पे जाओगे, मेरे पहचान वाले लोगों से मिलोगे, आप उनसे पूछोगे कि कभी भी कोई रेस्क्यू कॉल आई और मैंने कोई डिमांड की हो, तो अच्छा। लाइफ में कभी नहीं। अच्छा, आपके पास आती है रेस्क्यू हाँ, कॉल्स कभी कभी कोई डिमांड नहीं सर। तो कहाँ से आपने रेस्क्यू किया है लोगों को? केदारनाथ में शायद आपने सुना होगा कि एक फ्लड आया था जी, जी, 2013 में, जी, जी। उसमें एक टीम थी जिसका नाम था हिमालयन डेविल्स, अच्छा, उस टीम में मैं था। क्या बात है, बहुत ठीक है। बढ़िया, हाँ। कर्नाटका में फ्लड आया था, उस टीम में नेचर फाइटर करके एक टीम बनी थी, उस टीम में मैं था। हाँ। और माउंटेन्स के अंदर हम जितने भी एक्सपेडिशंस में जाते हैं, अभी रेस्क्यू और रिकवरी दोनों अलग चीज है। रेस्क्यू मतलब इंसान जिंदा है, रिकवरी मतलब बॉडी को रिकवर करना है ना। तो रेस्क्यू में हमारे साथ कोई क्लाइंबर चल रहा है, इज नॉट एबल टू वॉक विद लोड, तो मैं उससे लोड ले लेता हूँ, ठीक है भाई, आप जितना चल हाँ, सकते हो हाँ, उतने और क्या, एफर्ट्स करो, हाँ, बिल्कुल। है ना। कोई बंदा नीचे नहीं आ पा रहा, उसको सेल्फ एंकर कर लिया, जरूरी थोड़ी ना कि रेस्क्यू टीम को भाई तू उनको पे कर वो तो जाएंगे लेके जाएंगे, नहीं नहीं, मैंने कुछ सीखा उसको यूटिलाइज कर सकूं।
शायद उससे उसको बेनिफिट और मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। ऐसा अभी विंसन में भी हुआ। हाँ, हाँ। ऐसा हर एक्सपेडिशन में मैं करता हूँ सिर्फ मुझे अपनी एक सेल्फ बात बताइए, सेटिस्फेक्शन के लिए। केदारनाथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी कि मीडिया उसको जस्टिफाई कर पाए, बीटीएस कर लिया हाँ या मीडिया जस्टिफाई कर पाए केदारनाथ ट्रेजेडी को इतनी बड़ी, आप क्योंकि आपने अपनी आंखों से हाँ देखा होगा। मैं बताता हूँ सर, 2013 में उस टाइम में भागीरथी 2 पीक क्लाइम कर रहा था जिसकी हाइट 6512 मीटर है। ठीक है, मैं उसको पीक को क्लाइम करके आया। हम लोग उत्तरकाशी में पहुंचे और हमें पता चला कि ऐसे ऐसे बादल फटा है। सुनी बात है, मीडिया की भी सुनी बात और मेरे जैसे की कही हुई बात है। हाँ, हाँ। कोई भी मीडिया वहां पे बैठी नहीं थी कैमरा हाँ, लगा हाँ, के कि हाँ, अब हाँ। बादल फटेगा। अरे शुरू में तो सरकार जो उस समय की मनमोहन सिंह जी की सरकार हाँ। थी वो डिनायल में थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। शुरू में तो ये चल रहा था। हाँ, हाँ। रेस्क्यू टीम के लिए मतलब वॉलंटियर्स मांगे गए, तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोई आपको प्रमाण पत्र चाहिए। हाँ, हाँ, उसके लिए आपको एक डेडिकेशन चाहिए, एक समर्पण भाव चाहिए, क्योंकि वहाँ पैसा मिलने वाला नहीं है। हाँ, हाँ। ऑब्वियस ही बात है कि आप नेशन को सर्व करने जा रहे हो। तो हमें जो टीम बनी उसमें ठीक है भाई, वी आर एग्री। उस टीम को कर्नल अजय कोठियाल जी लीड कर रहे थे, जो एनएम के प्रिंसिपल थे। अच्छा। तो वहां पे आप जब भी केदारनाथ जाओगे पीछे झंडा लगा होगा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, और वहां भी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के लोग रहते हैं। हिमालयन डेविल्स टीम को आज भी वहां पे बहुत इज्जत दी जाती है क्योंकि जिस हेलीपैड को आप देखते हो हिमालयन डेविल्स टीम ने बनाया। जी सब वहां पे जो जेसीबी लैंड हुई है वो तभी लैंड हो पाई जब हमने हेलीपैड बनाया। अच्छा। वहां पे हमने ऐसे ऐसे हुआ कि एक परिवार को उठाने गए, बिटिया को बचा लिया और मां मर गई। अरे रे। और कई बार किसी बुजुर्ग को, क्योंकि हमें जो कॉल दी गई थी, हमें जो मतलब बातें बताई गई थी, बच्चे और बुजुर्ग को पहले साथ देना है, लेकिन बीइंग ए ह्यूमन ऐसा हम नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, हाँ। तो लास्ट में हमने कॉल करना शुरू किया कि हाथ नीचे देना, जिसने पकड़ लिया उसको बेल्ट डाल दिया। अच्छा। क्योंकि रात को खुद सो नहीं पा रहे थे कि यार उसकी क्या गलती थी जो मेरे हाथ से रह गया, मैंने दूसरे ने ले लिया। हाँ, तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था उन हाँ, चीजों को। हाँ, हाँ। 15-15 दिन तक जूते नहीं खुले, पैरों के अंदर बोलते हैं ना कि छाले पड़ गए, सड़ने शुरू हो गए, फंगस लग गया। तो वो सब चीजें केदारनाथ फ्लड के बयां करने वाले, देखने वाले लोग हम नहीं है, हम तो फ्लड आने के बाद में गए। लेकिन एक्चुअल में यदि वहां पे आप ग्राउंड रिपोर्ट की बात करेंगे तो आज भी कुछ लाशें, कुछ घर, कुछ परिवार आज भी लापता हैं जिनके कहीं लिखित नहीं। अच्छा। और वो ट्रेजेडी नहीं, वो एक बहुत भयानक दृश्य था। हाँ, 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 हाँ। एक एकदम से एक बादल फटता है पहाड़ के अंदर, नॉर्मल है, फटता है, लेकिन इतना बड़ा जल सैलाब आ जाना, और उसके पीछे काफी, मैं माइक में नहीं, मतलब कैमरे के सामने नहीं, काफी सारी गवर्नमेंट की भी ऊपर नीचे चीजें रही हैं। हाँ, बिल्कुल रही उस समय रही। एक हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ, उसमें उस पायलट की कोई गलती नहीं थी। हाँ, हाँ। मैं बोलूंगा फिर विवाद हो जाएगा, छोड़ो। नहीं, पर वही वाली बात है ना, लोग क्या करते हैं अपनी अपनी सरकारों के हिसाब से ट्विस्ट करने लग जाते हैं कहानी, चाहे वो किसी भी सरकार हो, कोई पार्टी, सबका यही हाल है। सब ये देखते हैं कि कहाँ से गेम खेला जा सकता हाँ, है और जिसमें कहाँ से मेरे हम पर कम का गेंद इक्का बन आए। सकते हैं हम और कहाँ से उनको- हम हाँ। झाड़ के निकल सकते हम हैं। उनको चूज करते हैं सच बोलने के लिए, हाँ। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो जाते हैं ऊपर और अपने अपने गेम करने लग जाते हैं। बहुत ही और वाडिया इंस्टीट्यूट है जो ग्लेशियर्स के ऊपर रिसर्च करता है, उन लोगों को बहुत सच पता है। अच्छा। जब डिस्कवरी ने वहां पे डॉक्यूमेंट्री शूट की थी, एक डॉक्यूमेंट्री डिस्कवरी पे आप देखोगे, उसमें मतलब जो वीडियो दृश्य के अलावा सब सच है। अच्छा। लेकिन यदि हम बात करें केदारनाथ मूवी की तो सब अवंडर है, अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, यदि मैं ऐसे हाथ डालूं नदी से आदमी निकालूं, ये संभव नहीं है, ये ऐसा सिर्फ फिल्मों में हो सकता है। अच्छा, मुझे बताइए कि एक है माउंट किलिमंजारो, जी। उस पे क्लाइम किया आपने? मैंने सर किलिमंजारो को 4 बार सबमिट किया है। 4 बार। कैसा लगा? बहुत टफ है, मैंने सुना है वो। हाँ, किलिमंजारो ऐसा बहुत से रिकॉर्ड से जिन्होंने एवरेस्ट चढ़ा और किलिमंजारो नहीं चढ़ पाए। अच्छा। हाँ जी। हाँ, हाँ। और जो किलिमंजारो का लास्ट कैंप लगता है वहां से समिट पुश, उसका जो मतलब माउंटेनियरिंग की भाषा में बोले तो अप्रोच मार्च बहुत लंबा है, और यदि हम जनरल भाषा में सब समझ सके तो उसका रास्ता बहुत लंबा है वहां से और समिट तक का। और सूखा और शुष्क पहाड़ है। हाँ, हाँ। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जमुना रेती तो है, सूखी बजरी तो है, चढ़ जाएंगे। रात को ऐसी जमा देने वाली ठंड होती है, ऐसी विंड चलती है कि बीच से चीर दे इंसान को, ऐसी ठंड है। और किलिमंजारो का 56 घंटे कुछ मिनट का रिकॉर्ड था, उसको मैंने 26 घंटे में तोड़ा है। फास्टेस्ट रिकॉर्ड असेंडिंग डिसेंडिंग मेरे ही नाम है। 16 घंटे में चढ़ने का और 9 घंटे में उतरने का रिकॉर्ड मेरे पास है। क्या बात है। और किलिमंजारो वन ऑफ द माय फेवरेट माउंटेन है। बारिश भी होती है, मैंने सुना हाँ। अचानक से तेज बारिश हो जाती है। किलिमंजारो एक ऐसा माउंटेन है जिसमें आप बोलते हैं ना माउंटेन्स के सारे रूप देख सकते हो। पहले गहरा वर्षा वन आएगा, फिर रेगिस्तान आएगा, है ना, और फिर पठार आएगा, और टॉप पे बर्फ भी है, ग्लेशियर भी है। तो आप सारी चीजें वहां देख सकते हो। मेरे कोई भी माउंटेन होती है, मैं प्रयास करता हूँ मैं किसी बड़े एक्सपीडिशन से पहले किलिमंजारो जाऊं। विंसन जाने से पहले मैं किलिमंजारो गया था, डेनाली जाने से पहले मैं किलिमंजारो गया था। अच्छा, वो आपको पावर दे देता है पावर दे कि देता हो सकता है हाँ, वो। स्ट्रेंथ देता है, और ट्रेनिंग का एक पार्ट माना है मैंने। सबकी ऑब्जर्वेशन अलग है, लेकिन मैंने उसको माना है। सुबह 5 बजे क्या चक्कर, सूरज शायद उगता है कहीं से, हाँ। 5 बजे वहां पहुंच रहे, पूरी कोशिश लोगे 5 बजे से वो पहुंच जाए वहां पे। वहां पे एक्चुअल में क्या है कि आप जहाँ पे रहते हैं तो उन लोगों की बनाई हुई बातों पे आप और हम ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है। हम उस नेचर से वाकिफ नहीं, हम उस जगह से वाकिफ नहीं है। उसने बोल दिया 5 बजे सनराइज बड़ा मस्त होता है, लेकिन उसके पीछे कारण है। हाँ, हाँ। आदमी स्लो नहीं चलेगा, वो सूरज को देखने के चक्कर में टाइम पे टॉप पे पहुंच जाएगा, रात होने से पहले नीचे आ जाएगा। अच्छा। उसका एक्चुअल में बैक फुट पे ये कारण है। अच्छा। नहीं तो हर पहाड़ से सूरज उगता हुआ सुंदर ही लगता है। हाँ, 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 हाँ। उसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि एक मोटिवेशन मिले, क्योंकि देखो चढ़ने के बाद में बहुत फटीक होती है, बंदा नीचे आने में रात हो जाती है, हाँ, हाँ। और इसलिए वो क्या करते हैं कि सुबह 5 बजे बंदा पहुंचेगा तो वैसे 10 घंटे भी लेगा तो भी वो शाम को पहुंच जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके पीछे का कारण ये है। हाँ, हाँ।
तो मुझे वो एक है माउंट फूजी जो जापान में है, फिजी, हाँ, माउंट फिजी। फीजी, हाँ, अच्छा। तो वहाँ भी उसको आपने क्लाइंब करा या उसको नहीं नहीं, करा? माउंट फिजी में नहीं। अच्छा, वहाँ पे नहीं करा। और ये विंसन कौन-सा कहाँ का है ये माउंट वाला? विंसन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है और यूनियन ग्लेशियर से इसका अप्रोच है। यूनियन ग्लेशियर आपकी फर्स्ट लैंडिंग पोजीशन है। पहले मुझे अंटार्कटिका में कैसा लगा उसके बारे में बताइए? जब आप लैंड हुए आपको कैसा फील हुआ? अंटार्कटिका में मैंने छोटे चार्टर जो बर्फ में लैंड होते हुए मैंने किलिमंजारो में देखा था, सॉरी, डेनाली में देखा था। लेकिन एक बोइंग जहाज बर्फ के ऊपर। सीधा ग्लेशियर पे लैंड कर रहा है हाँ, और वो और भी चौड़े में। वो भी चौड़े में कुछ भी नहीं है। लेफ्ट में एलिफेंट हेड्स नाम से एक माउंटेन है और सामने ये चट्टान है। जब उन्होंने हमें फर्स्ट डे पीपीटी दिखाई कि ऐसे ऐसे जहाज लैंड करने वाला है, फिर मैंने देखा इतना बड़ा बोइंग ग्लेशियर के ऊपर, थोड़ा सा भी स्किट हुआ तो क्रेवास में, थोड़ा सा भी स्किट हुआ तो सीधा चट्टान में। अब मेरा सबसे पहला पहाड़ था कि वहां पे सक्सेसफुली मैं लैंड होके बाहर आ जाऊं जहाज से। जब मैं लैंड हुआ मैंने सबसे पहले ग्लेशियर को नमन किया, जी लो आधा काम तो निपटा। इतने बड़े बोइंग में सर लैंड करना, मैं तो ये मानता हूँ उस पायलट के अंदर कितनी काबिलियत होगी। रनवे के ऊपर लैंड करते वक्त क्रैश हो जाते हैं जहाज, लेकिन वो स्पेशल पायलट्स कौन है जो ग्लेशियर के ऊपर बोइंग लैंड कराने। बोइंग एक बहुत बड़ा जहाज है जी, सर, जी, जी, जी। बोइंग को वहां पे लैंड करा रहे सक्सेसफुली, लेकिन उसमें जाते वही मतलब लगभग 50-60 लोग हैं, जिसमें से ज्यादातर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट, चिलियन आर्मी और कुछ सिर्फ माउंटेनियर्स, बस इतना ही। ये लोग सब जाते हैं, लेकिन सबका बस पहले होता है कि सक्सेसफुली लैंड हो जाए। और पहले ऐसा जहाज देखा है जिसमें लैंड होने से पहले बोला जाता है कि सब अपने इक्विपमेंट्स पहन लो, आपकी चढ़ाई यहीं से शुरू होती है। आप चिली से उड़े, वहां पूरी गर्मी है, हाँ, और वहां पे उड़ते सीधा माइनस। अच्छा। और वहां की सबसे अच्छी खूबसूरती, जैसे अलास्का में 6 महीने दिन और 6 महीने रात, सूरज ढलता ही नहीं है। आप ये कंफ्यूज रहते हो कई दिन तक सोना कब है, फिर क्या होता है कि थकान के कारण सोना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे रूटीन बनता है और सोने लग जाता है। अंटार्कटिका का कोई टाइम जोन नहीं है, वहां पे कोई समय नहीं है। तो ये सब चीजें वहां देख, मेरे ड्रीम पीक थी माउंट विंसन। और मैं सोचता था कि जब ज्योग्राफी में हम बच्चे थे तब पढ़ते थे कि यार धरती पे कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई टाइम जोन नहीं है, और कोई एक ऐसी जगह पे जहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, वो देखने का अवसर कब प्राप्त होगा। उसका बजट 70 लाख के आसपास है, वैसे स्पॉन्सर्स मिलना तो मेरे लिए एक ड्रीम था वो। और बोलते हैं ना कि भगवान की जब कृपा होती है तो सब चीजें होने लग जाती है, जुड़ने लग जाती हाँ, है हाँ, चीजें। तो राम जी की कृपा हुई, वो मुझे अवसर मिल गया। आप गियर लगा के रेडी हैं हाँ, बोइंग में, उसके बाद? गियर लगा के नीचे उतरे तो देखा चारों तरफ व्हाइट, इसीलिए उसको व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। चारों तरफ सब, मतलब दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, हाँ, हाँ, कोई तो ऑब्स्टेकल दिखे, कुछ भी नहीं है। अब वहां से कार में बिठाया और बेस कैंप लेके गया। बेस कैंप जिसको यूनियन ग्लेशियर यूजी कहते हैं, और वो चाइना, सॉरी, चिली के अंडर में है। जिस अच्छा, पार्ट से विंसन क्लाइम होता है वो अंटार्कटिका का पार्ट चिलियन बेस के पास है, मतलब चिलियन अच्छा, आर्मी उसको प्रोटेक्ट करती है, अच्छा। यूजी को, यूनियन ग्लेशियर को। हाँ, हाँ, वहां से फ्लाइट उड़ती है बेस कैंप के लिए, वो छोटा चार्टर फ्लाइट होता है जो डेनाली में भी उड़ता है, सेम ग्लेशियर पे लैंड होता है। क्लाइंबिंग स्टार्ट होती है विंसन बेस कैंप से, अच्छा, और वहां से लो कैंप से हाई कैंप से समिट, अच्छा, और फुल अल्पाइन स्टाइल है। कोई भी आपको लोडर नहीं मिलेगा, कोई पोर्टर नहीं मिलेगा, सब कुछ सेल्फ करना है। डेनाली और विंसन इसीलिए मुझे पसंद है कि अल्पाइन स्टाइल है, खुद करने में अलग ही मजा है। क्योंकि प्रोफेशनल होने का मजा तभी आता है तब खुद करने का मौका मिले। आप 103 किलो लोड उठा रहे हो, कुछ स्लेज में खींच रहे हो, कुछ कंधे पे, वो अलग ही अनुभव है। मैं हर माउंटेन पे जाके ना अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ता। जैसे हाँ, सुबह उठ के पूजा करनी है, उसके बाद ब्रश करनी है, तो ब्रश करता ही हूँ, हाँ, ये फील करने के लिए कि यहाँ पे ऐसा क्या अलग है। हाँ, 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 है ना, जैसे आपने कई बार देखा हो वीडियोज में आता है मग से ऐसे पानी फेंकते हो और हाँ, जम जाता हाँ, है, हाँ, वही जगह है वो। तो मैं सुबह ब्रश करने के लिए निकला, देखा मग में पानी लाया तो बोला ये सिर्फ देखने के लिए कि फिल्मी तो नहीं है, एक्चुअल में जम गया। हाँ, अब मैंने अपना थर्मस खोला, थर्मस से खोल के देखा पानी, मतलब मैं लेके सिप ले पा रहा हूँ बस इतना, उसके बाद में जम जा रहा है। इतनी मतलब हवा के अंदर इतनी वो है फ्रीजिंग। उसके बाद में खाना बनाते वक्त बर्फ पिघलाना पानी के लिए, ये एक अलग ही टास्क है। फिर वहां पे आप मतलब जो बोलते हैं ना ह्यूमन वेस्ट, आप खुले में नहीं जा सकते हो, हाँ, हाँ, पॉली बैग के अंदर जाना है, उसको पैक करना है और नीचे लेके आना है हाँ, हाँ, कि वो सुंदरता बरकरार रहे। क्योंकि डेनाली और विंसन में आपकी वहां पे सुंदरता और कुदरत को जो कि त्यों रखने के लिए इतने सख्त रूल बनाए गए हैं। यदि आप प्रोफेशनल नहीं हो और आप नेचर लवर नहीं हो, आप फाइन खा जाओगे कई $1000 का, अच्छा। और आपको बैन कर दिया जाएगा। ये मुझे उनका बहुत पसंद आया, काश ऐसा एवरेस्ट में हो जाए कि वहां पे ग्रेवयार्ड जो है, इतनी लाशें पड़ी हैं, वो ठीक हो जाए, और वहां पे जो डंपिंग जोन बना दिया लोगों ने कि यहाँ से लेके जाओ बहुत वहां कूड़ा फेंक दो। है, हाँ, बहुत बहुत कूड़ा कूड़ा एक्चुअल में, ये बोलने में नहीं, एक्चुअल में भी है। है। जो वीडियोस दिखाई जाती हैं वो एक्चुअल में वैसा है, क्योंकि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते नहीं है। भाई ठीक है, ऑक्सीजन बोतल खाली हो गई, तुम नीचे से उठा के लाए, उससे 2 गुना वजन, तो सादा नीचे ले जाओ। अब ऑक्सीजन बोतल खाली हुई, वो फेंक दी, ग्लव्स फट गया, वो फेंक दिया, चश्मा टूट दिया, वो फेंक दिया। लेकिन इन चीजों को समझ नहीं पा रहे कि आने वाले समय में एवरेस्ट बचेगा ही नहीं। जरूरी नहीं है कि बर्फ पे कुछ दिन बाद ऐसा चला लोग पत्थरों में जा रहे हैं घूमने, एवरेस्ट खत्म हो जाएगा, लोग घूमने जाने लग जाएंगे वहां। इतना गंद मच जाएगा, लोग समझ जाएंगे टूरिस्ट प्लेस है। एक और बड़ी समस्या है जिसके ऊपर मैं दर्शकों का ध्यान, लोग बहुत गंदा मानते हैं, फिर मैं पूछना चाहूंगा। हम भारतीय क्या करते, धोते हैं हाँ, बाथरूम जाने के हाँ, बाद, गोरे टिश्यू यूज टिश्यू यूज करते करते हैं, है हैं। ना? इसकी प्रॉब्लम हुई थी?
मैं अपने किसी भी एक्सपीडिशन के अंदर हाँ, जो नेचर वहां पे कहता है हाँ। उसके विरुद्ध कभी नहीं जाता। अच्छा। पहली चीज, हुँ, पहले नैपकिन से मैं भी साफ करता हूँ, हुँ, लेकिन डे टाइम में जब हमें मौका मिलता है हुँ, और वेट वाइप ना अल्कोहल फ्री आते हैं, हुँ, मैं भी नैपकिन में विश्वास नहीं रखता। हुँ, पहले मतलब सूखे नैपकिन से, उसके बाद में वेट नैपकिन से हुँ। मैं साफ करता हूँ। लेकिन यदि अंटार्कटिका में आप उसको साफ करोगे हाँ, हाँ। तो पिछवाड़े पे तो बर्फ जम जाएगी। भाई जर्नल है ना ये तो। हाँ, यदि हाँ। कोई ये सोचे ना ना मैं तो भाई पानी से साफ करूंगा, हाँ, 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 तो हाँ। ये आप मतलब वो कह रहे हो कि ये असंभव है। हाँ, हाँ, हाँ। अंटार्कटिका इन जगहों पे हाथ में पानी ले ले, आदमी का हाथ जम के फ्रोस्ट बाइट, उंगलियां चली जाएंगी। हाँ, हाँ, पिछवाड़े का हाँ। क्या करोगे फिर, उंगलियां चली जाएंगी तो बेटर है कि जो नेचर आपको बोल रहा है आप उसको फॉलो करो। अब कई लोग बोलते हैं भी वेट वाइप के अंदर अल्कोहल होता नहीं, आपने रिसर्च नहीं किया, आपको ढूंढना चाहिए था। और मुझे भी इरिटेशन होती है, हाँ मैं भी अल्कोहल फ्री मैं खुद लेके जाता हूँ, दुनिया भर के तमाम कंपनियां जो बनाती हैं। अब अल्कोहल से प्रॉब्लम क्या है? अल्कोहल से जैसे क्या होता है कि आदमी 10-15 दिन तक नहाता नहीं है। हाँ, देखो हाँ, हाँ, माउंटेन में आदमी नहा नहीं सकता है। अब क्या है कि हम यहाँ नैपकिन यूज करते हैं लेकिन डेली नहाते हैं, हाँ, हाँ। तो क्या होता है कि हाइजीन मेंटेन रहता है। अब वहां नहाते भी नहीं और फिर नैपकिन यूज कर रहे हो, तो क्या होता है कि अनहाइजीनिक हो जाता है और फिर रैशल्स, और रैशल्स के बाद में घाव होना शुरू हो हाँ, जाता हाँ, है। हाँ, और घाव के अंदर जब अल्कोहल जाता है हाँ। तो घाव बढ़ जाता है और माउंटेन में रिकवरी नहीं होती है घाव अच्छा, की। अच्छा, तो इस वजह से अच्छा, अच्छा। मतलब कई लोग बिना पढ़े कुछ भी बयान दे देते हैं। तो मैं उन लोगों को हरदम ये कहता हूँ यार ठीक है, तुम कैमरे के सामने तुम्हें जो पब्लिसिटी पानी है पाओ, लेकिन उसको सही तो समझा दो यार, किसी को गुमराह मत करो, हाँ, हाँ, हाँ। सही रास्ता बताओ। आप जिनको माउंटेन डेनाली और विंसन जाना में से पूछते हैं कि भैया हम कैसे वहां क्या कर सकते हैं, उनको आराम से आप जाओ गूगल पे रिसर्च करो, गूगल पे 1 लाख कंपनियां मिलेंगी जो अल्कोहल फ्री नैपकिन बनाती हैं। आप जब चिली लैंड करोगे, सेंटियागो लैंड करोगे, वहां मिल जाएंगे। आप रिसर्च तो करो। ये डेनाली माउंटेन कहाँ पर है? ये अलास्का में है सर। अच्छा। ये नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट माउंटेन है हाँ, और टेक्निकल माउंटेन है काफी, हाँ, हाँ। और इसीलिए मेरी फेवरेट भी है। टेक्निकल मतलब अंतर क्या होता है? व्हाट इज़ टेक्निकल, व्हाट इज़ नॉन अ, टेक्निकल? एक जहाँ पे आपको रोप फिक्स मिल जाए, हुँ। खाना बना हुआ मिल जाए, टेंट लगे हुए मिल जाए, जहाँ फुल कमर्शियल हो। एक अल्पाइन स्टाइल, और अल्पाइन स्टाइल के अंदर क्या है कि आपको खुद टेंट लगाना, खुद खाना बनाना, खुद पानी बनाना, खुद रोप फिक्स करनी है। तो टेक्निकल इसलिए हो गई कि आप अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए रोप फिक्स कर रहे हो, क्लाइंबिंग कर रहे हो। और टेक्निकल इन द सेंस ग्रेडियंट के हिसाब से भी, ग्रेडियंट उसका इतना है, उसमें अप्रोच आपको खुद रूट ढूंढना है, कोई गाइड नहीं ढूंढेगा, आपको खुद रूट ढूंढना है, रोप फिक्स करनी है, फिर रोप को भी रिट्रीव करना है और इक्विपमेंट्स को भी रिट्रीव करके लाना है साथ में। तो ये सब चीजें आप तभी कर सकते हो तब आपने सीखा है। यदि आपने फुली कॉमर्शियल एक्सपीडिशन की है तो यू आर नॉट एबल टू क्लाइंब। हुँ। एक नंगा पर्वत है पाकिस्तान हाँ में, जी। वहाँ गए आप? पाकिस्तान के अंदर 5 8000 हैं। हाँ, K2, हाँ। नंगा पर्वत, गैसब्रम 1, गैसब्रम 2 और ब्रॉड पीक। ये पांचों कभी भी इंडियंस नहीं चढ़ सकता। क्यों? ये पीओके में है और पाकिस्तान अलाउ नहीं करता इंडियंस को यहाँ पे। अच्छा। मेरी ड्रीम पीक है K2, कभी मौका मिला, कभी इनका सुलझेड़ा हुआ तो कभी चढ़ेंगे। K2 में क्या खास बात है? बहुत सुना है उसकी कहानियाँ इधर-उधर। K2 के जब बारे में आप पढ़ोगे, ये डेडली माउंटेन है हाँ। और वहाँ पे एक बोटल नेक नाम की जगह है। आप थोड़ा गूगल करोगे तो देखो, मैं गया नहीं तो मैं साक्षी नहीं हूँ उस चीज का, मैं भी पढ़ के ही बता रहा हूँ। जितना पढ़ा है और मेरी क्यूरियोसिटी जो बढ़ी है, जो भी टेक्निकल और डेंजरस माउंटेन होती है मेरी क्यूरियोसिटी में आ जाती है। जैसे डेनाली था, विंसन था, क्योंकि कॉमर्शियल से आप हटके जब टेक्निकल कुछ करते हो तो मजे आते हैं। K2 में सेम है, K2 डेडलीस्ट माउंटेन और उसका ग्रेडियंट 90 डिग्री फेस भी है। अच्छा। तो उसमें बोलते हैं ना कि सारे इक्विपमेंट्स और सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, तो तभी पता चलता है कि आपने आज तक अपने माउंटेनिंग करियर में क्या सीखा। हुँ, हुँ, हुँ। तो आप चाहते हैं भारत पाकिस्तान हाँ, अपनी कभी समस्याएँ सुलझेड़ा हो सॉल्व जाए करें? तो करें, एक मौका मिले, ये मेरा ड्रीम पूरा हो जाए। आपने इतने सारे कॉन्टिनेंट में पहाड़ चढ़े, सबसे टफ कौन-सा लगा आपको कि भाई ये मतलब जहाँ पे आपको जान पे बात बनाई? ये तो सर बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है मेरे लिए। हुँ। और चलो एवरेस्ट छोड़ देते हैं, वहाँ तो सच में जान पे बात बनाई थी। हाँ, कहीं चढ़ते हुए कि मतलब यार बहुत टफ है ये। मैं हर माउंटेन को टफेस्ट की जो ग्रेड है वो मैं अलग रूप में देता हूँ। कोई माउंटेन 4000 मीटर का था, जो कोई 8,848.86 मीटर का एवरेस्ट भी है। लेकिन आप किसी भी माउंटेन को उसकी हाइट के हिसाब से या इस तरीके से आप उसको डिफाइन नहीं कर हुँ, सकते हुँ, हो। हुँ, हुँ। उसका वेदर, उसका भौगोलिक वहाँ पे उसका भूगोल क्या है, ज्योग्राफी क्या है, उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4000 मीटर पे भी जो पहाड़ी है माउंट विंसन, घुटने टिका देती है, जीभ बाहर निकाल देती है। माउंट डेनाली है 7,000-6,900 मीटर की पहाड़ी है, लेकिन वो आपके 15 दिन डेली आपका नया जीवन होते हैं। अंटार्कटिका में आपने देखा होगा जीवन संभव नहीं है, लेकिन विंसन को चढ़ने के लिए आपको वहां पे जिंदा भी रहना पड़ता है और पहाड़ भी चढ़ना है। तो इसलिए जान पे आने की बात ऐसी है कि मैं हरदम अपनी ट्रेनिंग को, मतलब मैंने कभी भी ऐसा नहीं है कि हरदम सोचता हूं कि मेरे को किसी स्पॉन्सर ने मेरे ऊपर पैसा लगाया है और मेरा सिलेक्शन हुआ है, ये सब चीजें हुई, लेकिन मेरी तरफ से कमी कब रहेगी, तब मैं प्रैक्टिस में कमी छोड़ूंगा। तो मैं हरदम प्रयास करता हूँ, चाहे कोई 4000 मीटर की पहाड़ी हो, चाहे कोई वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट हो, उसके लिए मैं उतनी प्रिपरेशन करके गया हूँ जितनी करनी चाहिए।
किसी अच्छा। भी पीक को मैं हल्के में नहीं लेता। इसीलिए आप मेरे सामने बैठे हुए हाँ, हैं। इसीलिए राम जी की कृपा से मैंने सातों महाद्वीपों की सबसे ऊँची चोटियाँ चढ़ी और उनके ऊपर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि उसमें चढ़ने वाला यंगेस्ट इंडियन हूँ। वो इसलिए बन पाया कि मैं माउंटेन्स की रिस्पेक्ट करता हूँ और कभी भी किसी भी माउंटेन्स को ऐसे लाइटली नहीं लेता। हाँ, हाँ। उसकी ट्रेनिंग उतनी ही करके जाता हूँ। मेरे को बोले एवरेस्ट चढ़ना है यार तुझे माउंट कोजियास को चढ़ना है। वो 7 समिट्स में सबसे कम हाइट की पीक है। तो अरे! मैं उसकी ट्रेनिंग करके जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि सीधा बिस्तर से उठा चल दिया कि 2000 मीटर की तो पहाड़ी है चढ़ लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे 2200 था वो 2000 मीटर? 2200 मीटर की पहाड़ी यदि आप उसको विंटर में चढ़ो ना आपको समझ में आ जाए कि हाइट क्या होती है। अच्छा जी। हाँ, वो तो किस देश में है वो? ऑस्ट्रेलिया में सर। ऑस्ट्रेलिया, हाँ, अच्छा। ऑस्ट्रेलिया हुँ। में। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक है। अच्छा। लेकिन लोग समझते हैं 2200 मीटर ही तो है। इस भ्रम में वहाँ जाते हैं और फिर समझ में आती है अच्छा 2000 मीटर भी बहुत हो जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। इसीलिए कुछ एवरेस्टर्स हैं जिनसे किलिमंजारो नहीं चढ़ा गया। कारण यही है। अरे यार एवरेस्ट चढ़ लिया अब क्या 6000 मीटर की पहाड़ी से क्या होगा? चढ़ जाएँगे। यही और कॉन्फिडेंस मारता है। अच्छा एक बात बताइए बॉडी फिटनेस का क्या-क्या ध्यान रखते हैं? जैसे अभी आप किसी समिट की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नॉर्मल घर पे रहते हैं तो क्या रूटीन है आपका अदरवाइज़? जब मैं अपनी माउंटेनियरिंग करियर के लिए किसी माउंटेन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ या मैं अपने दैनिक जीवन में हूँ, मेरे लिए सेम है। हुँ, हुँ। मैं उसमें कोई फेर-बदलाव नहीं करता। आज तक मैंने कोई भी तली हुई चीज़, चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक ये सब मैंने जीवन में ना खाया ना मुझे टेस्ट का पता है। और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, सात्विक खाने वाला इंसान हूँ और अपना बोलते हैं ना कि वेजिटेरियन ही खा के सातों महाद्वीपों पे चढ़ के सारे फास्टेस्ट रिकॉर्ड तोड़े हैं, सारे वर्ल्ड 18 गोरों के तोड़े हैं, 6 अपने नए बनाए हैं। ये सब बोलते हैं ना कि लोग कि वेजिटेरियन आदमी के अंदर इतनी ताकत नहीं होती, वो अतिशयोक्ति, वो झूठ है। और यदि कोई चैलेंज करता है तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी भारतीय रसोई के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो इस पृथ्वी पे कहीं मौजूद नहीं है। सही बात है। यदि आप चाहो कि डब्बों के अंदर सब कुछ है तो नहीं है। डब्बों के अंदर एक स्कूप है और उसके अंदर बोलते हैं ना कि जो डब्बे पे लिख दिया कैलोरीज़ इतनी है, आपने डब्बे पे देखा और मान लिया। लेकिन मैं कहता हूँ 1 चम्मच घी पी के देखो और 1 चम्मच वो खा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। शाम तक आपको सोने नहीं देगा, या तो आप उल्टी फेंकोगे या आप भौंतास जाओगे कि ये मैंने क्या खा लिया है। बोलते हैं ना सफोकेशन होना, वैसा फ़ील होने लगेगा। यदि रियल एनर्जी जो है वो हमारे भारतीय कल्चर के अंदर ऑलरेडी कितनी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कितने सारे खनिज लवण हैं। आप जाओ ना केसर है, पिस्ता है, बादाम है, शिलाजीत है, कितनी सारी चीजें, घी दिया है भगवान ने। तो धरती हमारे भारतीय कल्चर के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, तो हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। और यदि आप इनको प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आप यदि हमारे कुछ वर्ष पहले जाएं तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग तो घी खा के वही रोटी खा के और अचार के साथ में दही के साथ में खा के पूरे खेत कमाए हैं। बिल्कुल, हाँ, और तो उस समय तो बाहर सोने की चिड़िया खाती थी। हुँ, हुँ। इतने बड़े बड़े किले बना दिए घी खा के कमाए। उस समय प्रोटीन के डब्बे आते थे यहाँ। नहीं जो घी के साथ क्या है पहले गौरव ने हमें ये बोला कि घी बहुत आपको मोटा करता है, हाँ। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। आपको याद है इसी वजह से मैं हमेशा एलोपैथिक डॉक्टर्स के खिलाफ रहता हूँ। मैं कम से कम विज़िट करता हूँ उनको क्योंकि हमेशा ऐसी बातें वो बोलते हैं जिनका जहाँ से ऐसा लगता है इनको कहीं से पैसा मिल रहा है ताकि ऐसी बातें वो करें। डायरेक्ट यहाँ अटैक करते हैं आपके। हाँ, देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि यदि आप एक एलोपैथिक डॉक्टर ने कभी लिख के नहीं देगा आपको कि एक्सरसाइज करो। वो करेक्ट लिखेगा दवाएँ ले लो। देखो, यदि मेरा ऐसा दावा है, मैं इसको मैंने प्रूव भी किया है और इसके लिए कोई मुझे सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई ये कहता है कि एक शाकाहारी आदमी कुछ नहीं कर सकता, तो मैंने सातों महाद्वीपों की सबसे ऊँची चोटियाँ चढ़ी हैं। और सिर्फ़ ड्राई फ्रूट, गूँद के लड्डू और घी के दम पे। और कोई ये बोलता है कि चैलेंज करता है, वो मेरे सारे फास्टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ दे, मैं अपनी गर्दन कटा लूँगा। प्रोटीन शेक पी-पी हाँ, के। सत्तू के अंदर भाई साहब जो पावर है, हमारे बूढ़े बुजुर्ग सत्तू किस लिए खाते थे? बिल्कुल है। आज उसको बोलते हैं देसी। अरे भाई देसी, इसमें गलत क्या है? मैं पहाड़ों के अंदर यहाँ से अपने घर से सत्तू लेके जाता हूँ, ड्राई फ्रूट का चूरा और ये सब चीज़ें लेके जाता हूँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन, मुझे पता है कि वहाँ नॉन-वेज है सब कुछ। आप कोई भी चॉकलेट खाओगे उसके अंदर अंडा मिलेगा, आप कुछ भी खाओगे। तो हमने जिस फ़ील्ड को एक्सेप्ट किया है, तो उसके लिए हमें वैसा प्रिपेयर होना पड़ेगा क्योंकि वहाँ के लोग हमसे नहीं बदलेंगे, लेकिन हम अपनी दिनचर्या अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। और यदि आप अच्छा खाना खाते हो और अपनी दिनचर्या के अंदर कुछ भी नहीं तो मेडिटेशन और एक्सरसाइज़, व्यायाम, ज़रूरी नहीं है आप जिम तोड़ो। आपकी शरीर यदि अलो नहीं करती है, जिम मत करो, वो करो। आप कहते हैं नहीं जी हम थोड़े मजबूत हैं, दौड़ो और भी कुछ नहीं कर सकते, घर की सीढ़ियाँ चढ़ो, वो भी नहीं हो सकता है तो कुछ भी ना करके साइकिल चला लो, वो भी नहीं हो सकता तो कम से कम सब्जी लेने पैदल चले जाओ। लेकिन आपको उसके लिए अच्छा खाना खाना होगा, है ना? हमने अडॉप्ट कर लिया है हाँ, हाँ। कि ठीक है, हम मॉडर्न हो गए हैं, ठीक है। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, आज़ाद रहो विचारों से लेकिन बंधे रहो संस्कारों से। विचारों से आप खूब आज़ाद रहो, आप अच्छे बनो, आप जो अडॉप्ट करने की चीज़ें, अरे हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो हमसे योगा लेके चले गए, हमसे मेडिटेशन ले गए। जो ऋषिकेश आता है वो वापस नहीं जाता, यदि वापस जाता है तो सर्टिफिकेट लेके जाता है, वहाँ जाके अपने कैंप्स चला रहा है। सर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बता नहीं, सकते नहीं हैं मुझे? बिल्कुल और मैंने अपनी आँखों से देखा है, और हमें कोई गर्व नहीं है उस पे। हमें कोई गर्व नहीं है। बहुत सारे तो अभी आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, बड़े सारे ऐसे टीवी चैनल हैं, न्यूज़पेपर है जो आपको बोलेंगे यार बड़ा ही पिछड़ा हुआ देसी टाइप का आदमी है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यदि मैं पिछड़ा हुआ हूँ, हाँ। तो मुझे गर्व है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। यदि दवाइयों में इतनी ताकत होती सर, तो खून की जगह फिर दवाई क्यों नहीं चढ़ा देते शरीर में? ग्लूकोज़ चढ़ा के रखो, खून निकाल दो। हुँ, हुँ, हुँ।
ऑब्वियस सी बात है। आपको यदि कोई आपको ये बोलता है कि भाई आपको शुगर की प्रॉब्लम है, आपको ये नहीं बताएगा कि शुगर कैसे कम होगी, आपको ये दवाई लिखेंगे, ये दवाई कंट्रोल करेगी। कंट्रोल नहीं करना भाई, हमें खत्म करना है, वो नहीं नहीं बताएँगे। एलोपैथ वाले कभी नहीं सभी बताते। आपको शरीर के अंदर आपके दिनचर्या के अंदर सफेद चीनी डालती है, आपकी शुगर जिंदगी में कम नहीं हो सकती। आप गुड़ खाओ ना, शक्कर खाओ ना, खांड खाओ ना, मैं देखता हूँ कैसे होगा। मैं डेली खाता हूँ। रात को घी के साथ खांड खा के सोता है, मेरी दिनचर्या मेरा भाई बैठा है ना? सुबह मैं गूंद के लड्डू के साथ दूध पीता हूँ, यदि नहीं होगा दूध में घी डाल के पीऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कसरत करनी होगी। आप बैठ के उसको नहीं पचा सकते। लेकिन आपने अब किसी को आपत्ति हो तो होता ही है, लेकिन प्रोटीन के डब्बे के अंदर यदि कुछ ऐसा होता ना, तो हम रोटी वोटी छोड़ के फिर ये प्रोटीन ही खा लेते। क्यों खाते हो? फिर रोटी भी छोड़ दो। सर कभी भी कोई खाना खाने से आप छोटे मोटे या पतले नहीं हो सकते। आप अपनी डाइट को मेंटेन करके उसी हिसाब से आप अपनी दिनचर्या को और अपने व्यायाम को सुधारोगे, तब आप अपने शरीर पे कंट्रोल कर सकते हो। नहीं तो फिर तो मैं तो कोई फास्टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं पाता, क्योंकि ना तो मैं तो कुछ ये खाता ही नहीं हूँ, ना मैंने कभी स्टेरॉइड्स लिया। लेकिन जो 56 घंटे का रिकॉर्ड है, मैंने आधे घंटे 26 घंटे में तोड़ दिया। अब उसको कोई चैलेंज कर सकता है कि मैं ये स्टेरॉइड्स खा के इसको तोड़ सकता हूँ? तो आ जाओ मैदान में, खुला है, पहाड़ वहीं है। भारत में सबसे टफ कौन सी चढ़ाई लगी? कंचनजंगा वगैरह गए आप? नहीं, वो ट्राई मैंने किया? 7 समिट्स ही किए हैं, तो अच्छा, कंचनजंगा मेरे उसमें नहीं था। अच्छा। लेकिन पार्ट है, अब फ्यूचर में करेंगे आप? नहीं, अभी मेरे को नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अच्छा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की अभी मैं फिलहाल प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और उसके बाद में कभी ईश्वर ने ऐसा मौका दिया तो ज़रूर कंचनजंगा चढ़ूँगा। लेकिन बात भारत की यदि हम टफेस्ट माउंटेन की करें, तो आप माउंट त्रिशूल ले सकते हैं, माउंट कहाँ गंग पर है त्रिशूल? उत्तराखंड में है। अच्छा। ठीक है, आप केदार डोम ले सकते हैं। आप यदि टेक्निकल आते हैं तो माउंट शिवलिंग ले सकते हैं। अपने भोजवासा मतलब डायरेक्ट अप्रोच बताऊँ तो गंगोत्री रीजन में है, गोमुख से आगे है। आपको और टेक्निकल जाना है तो ऐसी बहुत सी अन्य पीक हैं जो हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू, अरुणाचल प्रदेश में है, जिन पर कोई चढ़ नहीं पाया। अननेम और वर्जिन है। मैंने 2015 में एक अननेम और वर्जिन पीक क्लाइम की थी, जो लाहौल स्पीति के अंदर है, जिसकी 5556 थी हाइट, और उसमें मेरी जीभ बाहर आ गई थी। अच्छा। क्योंकि किसी भी पीक को खोजना, उसका आपको भौगोलिक कल्चर कुछ नहीं पता, क्योंकि कोई चढ़ा ही नहीं है। आप किसी सलाह नहीं ले सकते, खुद रूट खोजना, खुद टॉप पे जाना, खुद ये भी आइडिया लगाना कि आप टॉप पे पहुंच गए हो। तो इंडिया में तो हिमालय के अंदर तो बहुत कुछ छिपा हुआ है। बहुत सारी टेक्निकल माउंटेन्स हैं, आप चढ़ सकते हो और जाके ये भी बता सकते हो कि हाँ, इंडिया में बहुत सी टफेस्ट माउंटेन है। अब मैंने 7 समिट चुना क्योंकि एक प्रोजेक्ट है, और आप जब तक हम किसी प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि गौरव ने कितने सारे रिकॉर्ड बनाए। पहले सुना करते थे कि सातों समुंदर को तैर के पार कर दिया, किसी ने बोलते हैं ना कि सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां चढ़ दी। तो हमारे लिए एक सपना होता था, अरे यार कोई भारतीय कर पाएगा क्या? लेकिन जब मैंने अपनी माउंटेनियरिंग कैरियर की शुरुआत की, जब मैं 8 साल 7 महीने 11 दिन का था, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये ड्रीम है यार, कैसे अंटार्कटिका में तो जीवन ही संभव नहीं, क्योंकि वैसा हम ज्योग्राफी में पढ़ते हुए आ रहे थे। फिर पता चला कि जीवन वहां पे संभव है, कि आप वहां पे टेक्निकली और फिजिकली वैसा बनाना पड़ेगा, वैसा टफ अपने आप को करना पड़ेगा, तब आप वहां जा सकते हो। तो हम जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड के बारे में जानना, समझना और उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना मेंटली और फिजिकली, ये इंपॉर्टेंट है। आपने कब डिसाइड करा कि मुझे यही काम करना है? अब हो गया मेरा। ये एक्चुअल में जब मैं 6-7 साल का था, तो मेरी सिस्टर है संतोष यादव, जी, जी। वो मेरे रिलेटिव ही हैं। मेरी जो चाची हैं उनकी मतलब परिवार में है। तब भी वो घर आती तो घर वाले बोलते थे, ये है संतोष यादव, इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी चढ़ी है। अब घर में जो भी फंक्शन में आए, ये है संतोष यादव। नाम सुना है मैंने शायद। हाँ, एनसीईआरटी की बुक्स में भी है। जी, 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 और शी इज द फर्स्ट लेडी हु क्लाइम एवरेस्ट ट्वाइस ए ईयर। एग्जैक्टली, हाँ। 92-93 में जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तो वो एवरेस्ट चढ़ गई थी। जी, जी, आज तक उनका रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर पाया। हाँ, और वो लक से बना है, जैसे मेरा 6 दिन का बना, उनका भी लक से बना है। हाँ। एक ही सीजन में 2 बार एवरेस्ट चढ़ना। क्या हुआ, उन्होंने एक बार एवरेस्ट सबमिट किया अप्रोक्स जैसे कि 18 मई को, दोबारा उन्होंने किया कि 17 मई को। ये बड़ा लक है कि वो 1 साल के अंतराल में आ गया, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, वेदर किसी का साथ नहीं देता है। तो वो उनके वेदर ने साथ दिया। और मेरे हिसाब से उस समय पे जब उन्होंने एवरेस्ट की प्रिपरेशन शुरू की थी, तब लोग ये नहीं सोचते थे कि लड़की को पढ़ने शहर भेज दें, तब उन्होंने वैसा किया था। तो घर वाले बोलते थे कि बेटा ये वही संतोष यादव है जिसने एवरेस्ट चढ़ा है। तो ऐसा सुन के जिज्ञासा आने लगी, यार एवरेस्ट इतनी बड़ी चीज है कि हर परिवार का हर व्यक्ति ये कह रहा कि ये संतोष यादव है। तो मैंने बोला कि दीदी से मुझे मिलना है। तो मिला, तो उस टाइम पे इतनी एज भी नहीं थी, घर वालों ने सोचा सनक है, बच्चा है, हो जाता है। लेकिन जब मैंने ज्यादा जिद की, तो आर्मी का एक आवा है, आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन, उसमें पापा जी ने ऐसे ट्रैकिंग एक कैंप में भेज दिया, और वहाँ पे एंजॉय में मेरे को लगा यार अच्छी चीज है ये तो। लेकिन तब तक तो ये नहीं पता था कि बर्फ वाले पहाड़ भी होते हैं। कितने साल के थे आप? 7-8 साल का। ठीक है, हाँ। तो फिर इंडिया में रिसर्च किया, तो पिताजी ने पता चला कि भाई नहीं, इंडिया में तो आपको कोर्स करना होगा, उसके लिए 16 साल चाहिए। और अब मैं रात को डेली पिताजी के साथ लड़के और रो के सो रहा कि मुझे तो ना कोर्स करना है, क्योंकि उस कैंप में इंस्ट्रक्टर्स मिले, उनसे जाना समझा, स्काउट एंड गाइड के कुछ लोग आए हुए थे, और पापा सियाचिन में रहे हैं, उन्होंने ग्लेशियर को फेस किया, सब चीजें उनको पता थी। तो मेरी जिद के आगे उन्होंने कुछ रिसर्च किया और पता चला कि आप फ्रांस जाओ, फ्रांस में आप ट्रैक कर सकते हो इस एज में। तो मुझे फ्रांस भेजा। तो उस समय मुझे अब पता चला कि मेरी उम्र जब 8 साल 7 महीने 11 दिन थी। अभी वॉइस नाम से एक शायद आपको पता भी होगा सर, वॉइस नाम की एक कंपनी जो यूएस बेस है, वो मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है। अच्छा। वो डॉक्यूमेंट्री बनाती है और नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी इनको बेचती है। तो उन्होंने जब डॉक्यूमेंट्स मेरे खंगलवाए निकलवाए, तो मुझे पता चला कि उस समय मेरी उम्र 8 साल 7 महीने 11 दिन थी। तो पापा जी ने भेजा और आके वो चीज़ें
आई और जब मेरी उम्र हुई तो मैंने बेसिक, एडवांस, सर्च एंड रेस्क्यू सब कोर्स नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी उत्तराखंड से किए। अच्छा। और प्रोफेशनली सारे कोर्स खत्म करने के बाद में मैंने पहाड़ 16 चढ़ना। साल लगते हैं इसमें? हाँ, 16 अच्छा। साल की उम्र से आप पहला कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, और कितना टाइम में कोर्सेज़ खत्म 28 होंगे? दिन का एक है सर, 28 अच्छा। दिन का बेसिक, 28 दिन का एडवांस, 25 दिन का सर्च एंड रेस्क्यू और 28 दिन के लगभग एमओआई, हुँ, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये इसके बाद में आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। हुँ। तो मैंने सारे कोर्स इसलिए किए, मेरे पिताजी हरदम बताते हैं कि बेटा जिस भी फील्ड में जाओ उसकी गहराई तक जाना है, हुँ, कि हुँ। आपके ऊपर कोई एक सवाल करे तो आपको सवाल ऐसे बताना है कि जैसे कि नहीं मैं मेरी रगों में है ये हुँ, चीज, हुँ। तो बस उसकी गहराई तक जाना है। तो मैंने स्टडी वाला एमओआई कोर्स है, पूरा पढ़ाई कि आगे बच्चों को आपको पढ़ाना है, मतलब लेक्चरर टाइप है। तो मैंने इसीलिए पढ़ा, और वो चीजें मेरी माउंटेन्स में सर अब काम आती है। जब मैं पहाड़ों में जाता हूँ तो मैं दूसरे का मुंह नहीं देख रहा होता हूँ कि अब कौन सी गांठ लगेगी, या मैं गाइड की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि कर दोगे क्या प्लीज। ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां मुझे प्राउड फील होता है कि मेरे पापा ने बहुत अच्छा सिखाया मुझे। जब मेरा 9वां जन्मदिन था तो मेरे पापा यूएन मिशन से आए थे, फॉरेन से। तो मेरे 9वें जन्मदिन पे उन्होंने मुझे कंपास गिफ्ट किया कि बेटा कंपास की यदि पढ़ाई सीख गए तो जीवन में कोई भी मशीन आपको मात नहीं दे सकती। जीपीएस की बैटरी लो हो सकती है लेकिन कंपास की नहीं होगी। तो मुझे कंपास रीडिंग पीट पीट छेद के सिखाया है। आज तक मैं मैप रीडिंग नहीं भूला हूँ, इतना पीटा है मुझे वो सिखाने के लिए कि कंपास सीखो। क्योंकि सर मैप रीडिंग की नॉलेज होना, यदि आप एक वीरान जगह पे हो, एक रिमोट एरिया में हो और आप किसी जगह पे फंस जाते हो, यदि आपको सर्वाइवल स्किल्स नहीं पता तो आप अखबार में हो जाओगे सुबह। आपको लगता है कि आप ब्लेस्ड हैं जो ये काम कर रहे हैं इसमें? आपको लगता है ईश्वर की बहुत कृपा है आपके ऊपर? क्योंकि इतनी टफ जगहों से जाना और सही सलामत वापस आना और रिकॉर्ड तोड़ना। हाँ। आपको लगता है आप ब्लेस्ड हैं, लकी हैं? सर ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर? ये तो अतिशोक्ति होगी यदि मैं इसको ये कहूंगा कि हाँ ये सच है। हाँ। ये सच ही नहीं, ये अडिग सत्य है। हाँ, हाँ। और जब 2014-15 में जब मेरे सामने लोग मरे थे और मैं जिंदा वहां से वापस, भगवान ने वापस लाया, तो मेरे पापा जी ने एक ही बात कही थी कि तुझे अब पर्वतारोहण छोड़ना नहीं है। भगवान ने तुझे मौका दिया है और शायद तेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा लिखा है, लेकिन तब कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ डेड बॉडी देखने के बाद 19 साल के बच्चे के दिमाग में कहाँ अच्छा सही आएगा, बात है। बुरा ही बुरा आएगा। लेकिन तब मैंने देखा कि मेरी रिकॉर्ड ब्रेकिंग जब जर्नी शुरू हुई और बीच में बहुत बार ऑब्स्टेकल आए, कंट्रोवर्सी में आया, नेशनल अवार्ड। कंट्रोवर्सी क्या थी? अच्छा, मैंने सवाल दे दिया आपको। कंट्रोवर्सी क्या थी? सर 2020 में मेरा तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के लिए सिलेक्शन हुआ हुँ। और अवार्ड कहाँ के भारत देता है, नेपाल भारत देता है? भारत अच्छा, भारत देता है जी। राष्ट्रपति पुरस्कार है और जी। एडवेंचर का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जी, सर्वोच्च पुरस्कार है। हुँ। और ये तेंजिंग नोर्गे के नाम से जो सबसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर तिरंगा जी, लहराया जी, था। जी। तो इस अवार्ड में मेरा सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन के टाइम पे मेरे लीडर ने और कुछ लोगों ने मेरे फोटोशॉप किए और सोशल मीडिया पे डाल दिए। वैसे आप जब गूगल पे लिखोगे तो मुझे कंट्रोवर्शियल माउंटेनियर के नाम से विश्वविख्यात जाना जाता है। अच्छा। 2020 में इतना कंट्रोवर्सी में आया था। मुझे तो आपसे बात करके लग रहा है आप साधु संत हो जाओगे कुछ सालों में हाँ, और आपको कंट्रोवर्शियल क्यों कहा जा रहा है वो सरप्राइजिंग हाँ। लग रहा है मुझे। हाँ। अभी बताऊंगा तो आप कहोगे कि ऐसी स्टोरी के बाद में भी यहाँ आए हो। तो हाँ, 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 हाँ। 2020 में मेरा अवार्ड के लिए सिलेक्शन हुआ। लोगों ने क्या किया, मेरी फोटो को फोटोशॉप किया और सोशल मीडिया पे डाला कि एवरेस्ट नहीं चढ़ा। नहीं चढ़ा के पीछे एक कारण था। हाँ। मैंने 2016 में मेरे को फ्रोस्टबाइट हुआ, मैंने नॉर्विक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो एवरेस्ट की सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ता है, हुँ। जो कि मिनिस्ट्री की एक गाइडलाइन है कि आपको अपने फोटोज और वीडियोज मिनिस्ट्री में सबमिट करने होंगे, जिसके भी आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। अब मैं भगवान से डेली निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी उंगलियां बच जाएं फ्रोस्टबाइट से, और उसी टाइम पे मेरा लीडर आता है कि सर आपकी सर्टिफिकेट इशू कराने और प्रूफ चाहिए। मैंने बोला भाई ये सामने कैमरा रखा है, इससे कार्ड ले जाओ और मेरी सर्टिफिकेट निकलवा के दे दो। हाँ। फिलहाल मैं अलग चीज से जूझ रहा हूँ। मेरी उंगलियां का बिल्कुल ये था कि कटनी है, लेकिन बच गई। हाथ वो भी की, एक राम पैरों की? कृपा थी। पैरों की पैरों 10 की। की 10। अच्छा। आपको मैं फोटो दिखाऊंगा हाँ। सेशन के बाद में। हाँ, हाँ। तो वो उसके बाद में इलाज चला और रिकवरी हो गई, लेकिन आज तक मेरी उंगलियां फोल्ड नहीं होती, बस देखने में उंगलियां हैं, अच्छा। लेकिन बच गई। वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि हाँ, शरीर हाँ, का अंग कटा नहीं। हाँ, हाँ। तो मैंने उसको मेमोरी कार्ड दिया, उसने मेरा सर्टिफिकेट भी इशू कराया और जिस होटल में रुका हुआ था पहुंचा भी दिया। अब वो पता नहीं जानबूझ के मेरा कार्ड ले गया या उसके दिमाग में कुछ खुरापाती था कि उस टाइम पे मैंने यंगेस्ट रिकॉर्ड बनाया था एवरेस्ट का, तो उसके दिमाग में क्या चला तो मैं आज तक नहीं पढ़ पाया हूँ। लेकिन जब अवार्ड का टाइम आया तो पूरी किताब खुल गई। मैंने बहुत बार कहा कि भाई मुझे सोशल मीडिया पे डालने हैं। तब तक सर फेसबुक चलती थी, इंस्टाग्राम नाम की कोई चीज़ थी नहीं। हाँ। तो मैं कह रहा कुछ फोटो वोटो पोस्ट कर दे, तो उसने कहा कि मैं दिल्ली आऊंगा तो दे दूंगा। उसका नाम है नावा कुमार फोकन, इज फ्रॉम आसाम। लेकिन वो हरदम डिनाई करता रहा और कुछ दिन के बाद वो मेरे से दिल्ली मिलने आता है, मेरे सामने कार्ड फेंक देता है। अच्छा। मेरे सामने मतलब गटर में कार्ड फेंक देता है। अरे बाप रे! तो उस टाइम में थोड़ा रोया, 19 साल का था, तो मेरे को ऐसा लगा यार मेरी फोटोज वीडियोज, लेकिन मुझको ये नहीं पता था कि भविष्य में इतना बड़ा बाउंडर बनेगा इसका। हाँ, हाँ। मैंने सोचा छोड़ यार, तेरे पास सर्टिफिकेट तो है ही, हाँ, क्या करना है। तो अब 2020 में मेरा सिलेक्शन हो गया नेशनल अवार्ड के लिए। हाँ। अब उसमें जो भी मतलब मैं नॉमिनेशन हुआ, जो फाइटर्स थे उनको नहीं मिला। उन्होंने लीडर और उन सबने मिलकर क्या किया, जो उनके पास मेरा डाटा तो था ही ऑलरेडी, उन्होंने पक्का कार्ड तो फेंक दिया, लेकिन डाटा तो सेव किया ही होगा, क्योंकि वो सारी चीजें मुझे बाद में सोशल मीडिया पे देख। उन्होंने क्या किया, वो सारा डाटा निकाला, फेस मेरा, कपड़े किसी और के, ऑक्सीजन पाइप काट दिया, बैकग्राउंड कुछ और, मैं कुछ और, सोशल मीडिया पे डाला और रूमर फैला दिया कि एवरेस्ट नहीं चढ़ा, इससे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगो। और मैं से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगा जो मेरे पास था नहीं। अच्छा।
तो मैंने उनसे सवाल किया, अवार्ड मिल गया था आपको? नहीं अवार्ड नहीं मिला, अच्छा, होल्ड हो नहीं गया। मिला। हाँ, हाँ। मैंने बोला कि मेरे पास वीडियो फ़ोटो नहीं है, हुँ, मैं इसको कबूलता हूँ, मेरे हुँ, पास नहीं है। हुँ। लेकिन मुझे ये बताओ मुझे प्रमाण पत्र किस बिहाफ़ पे दिया गया? हाँ, हाँ। तब उसको पता चला कि ये फ़ोटो वीडियो के बिना मिलता ही नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। तब तक मुझे 10 साल के लिए बैन कर दिया गया था। अच्छा। फिर 3 दिन के बाद में दोबारा संशोधन होता, 6 साल के लिए बैन कर दिया। सरकार उस चीज़ पे एग्री होने के लिए तैयार नहीं है, तो मैंने कोर्ट में केस फाइल किया और मैं 1.5 साल के बाद में जीत गया। तो अच्छा। मैंने बोला था ना 6 दिन का वो एक जिद थी, हाँ, 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 हाँ। तो 6 दिन का एवरेस्ट मैंने इसीलिए चढ़ा था। 2022 में 20 मई उन को। पे तमाचा मारने के लिए उन लोगों हाँ, पे। हाँ, हाँ। तो उन चीज़ों से मैं बहुत गुज़रा, तो नेशनल सरकार अवार्ड। को शर्म आई कि भाई चलो अगर नहीं चढ़ा होता 6 दिन में कैसे करता फिर ये उनको अब डेली शर्म आती है। ये? जब मैं परमिट लेने गया उन्होंने कहा कि ये ज़िंदा नहीं आएगा ये व्यक्ति, नेपाल सरकार के डायरेक्टर के शब्द हैं। हाँ, हाँ। और मैंने बोला सर मैं मर तो चुका हूँ 18 अगस्त 2020 को। अब मैं अपने आप की डेड बॉडी वहाँ से एवरेस्ट से रिकवर करने जा रहा हूँ। अब यदि नरेंद्र वापस आएगा, वो नरेंद्र होगा वो। हुँ, ये हुँ। शब्द मैंने डायरेक्टर को बोले थे। अब मैं 20 तारीख को परमिट लिया, 21 को उड़ा, तो अब जो पायलट मेरी हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, 29 मई को वाइंड अप हो जाता है। हाँ, हाँ। अब मैं बेस कैंप पहुँचा, 2-4 लोग कोई नहीं है, क्योंकि लोग 18 मई को एवरेस्ट चढ़ के घर आ गए। हाँ, हाँ, हाँ। 13 और 18 को अच्छी विंडो थी, लोग चढ़ के आ गए। अब मेरे को मेरा पायलट बोलता है, होपफुली आई सी यू अगेन। तो मैं बोला सर व्हाट? बोला कि भाई पागल हो गए क्या? सीज़न वाइंड अप हो गया। मैंने तो सोचा फोटोग्राफी के लिए आया है ये लड़का। हाँ, मैं हाँ। कहा जी मैं नरेंद्र सिंह, अच्छा, अच्छा तू ही है क्या नरेंद्र सिंह यादव? तेरे बड़े चर्चे हैं भाई नेपाल में। हाँ, हाँ। अब सर लकीली मैं रियल में वहाँ रिकॉर्ड बनाने नहीं गया था। मैं लोगों को सिर्फ ये प्रूव करने गया था कि भाई तुमने वीडियो फ़ोटो छीनी है, मेरी काबिलियत नहीं छीनी, मैं दोबारा एवरेस्ट चढ़ सकता हूँ। हुँ, हुँ। और वो सर टाइम इतना कम मिला और वो 6 दिन में एवरेस्ट चढ़ गया, एक्लिमेटाइज़ेशन का टाइम नहीं था क्योंकि मैं नेपाल में बैन था। मैं माउंटेनियरिंग एक्टिविटी कर नहीं सकता था, हुँ। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। और उस दिन के बाद में जो जीवन में चेंजेज़ आए, आप ब्लेसिंग्स की बात कर रहे थे ना? हाँ, हाँ। कंट्रोवर्सी में आया, हुँ, हुँ। कंट्रोवर्सी के बाद में फिर दोबारा से एवरेस्ट चढ़ने का मौका मिला। डेनाली और विंसेंट जितने मेरे बड़े एक्सपीडिशन से सारे कंट्रोवर्सी के बाद में शुरू हुए। सारे बड़े स्पॉन्सर्स मुझे कंट्रोवर्सी के बाद में मिले। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे प्रभु ऐसा लगता है जब आप एक तरफ से लड़ते हो या एक तरफ से आपको प्रताड़ित किया जाता है, तो हाँ, दूसरी तरफ से आपको मदद ज़रूर मिलती है। 100% यदि आप हाँ, हाँ। अपने लक्ष्य को लेके अडिग हो और निस्वार्थ भाव से डेडिकेशन है हाँ, आपकी। और लक्ष्य कैन बी नेगेटिव एज़ वेल, पॉज़िटिव इट इट डज़न्ट मैटर। हाँ, वो पॉज़िटिव है, नेगेटिव से फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितने डेडिकेटेड हो डेडिके ज़रूरी है। हाँ, बस सर बात ये हुई कि तब मैं कंट्रोवर्सी में आया। मेरी आज भी सोशल मीडिया देखोगे, मैंने किसी भी कमेंट का जवाब नहीं दिया, मैंने किसी भी पोस्ट पे रिएक्शन नहीं दिया, मैंने किसी को फ़ोन करके गाली नहीं दी, मैंने किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखा कि कोर्ट मुझे कब क्लीन चिट दे और मैं दोबारा एवरेस्ट चढ़ूँ और इन कमेंट का जवाब ना दूँ, मैं एक सिंपल सी पोस्ट डालूँ। और मैंने वहाँ से बेस कैंप से पोस्ट डाली कि लोगों ने सोचा था कि तमाशा होगा, हमने चुप रह के बाजी पलट दी और फाइनली आई क्लाइंब अगेन हुँ, विद ए वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग अटेम्प्ट। हुँ। ऐसा करके मैंने फ़ोटो डाल के छोड़ दी। हाँ, हाँ, हाँ। बस ये मेरा जवाब था। हाँ, हाँ, हाँ। और ये मुझे नहीं पता था कि वर्ल्ड का फर्स्ट पर्सन का खिताब मुझे मिल जाएगा। ये मेरे लिए गॉड गिफ्टेड था। तो उसके बाद अवार्ड दिया सरकार ने? नहीं, अभी भी नहीं अभी दिया? अप्लाई नहीं किया, अभी 7 समिट सर फिनिश किए हैं। हाँ, हाँ। अभी 7 सबमिट करके अभी अप्लाई करेंगे। उसमें कैश वैश भी देते हैं या हाँ, फिर 15 लाख कैश है। 15 लाख? हाँ जी। नाइस, और नाइस। हमारे हरियाणा में पॉलिसी है शायद 25 से 30 हज़ार रुपए पेंशन है पर मंथ। अच्छा। और मेरी नज़र में अवार्ड एक अलग अनुभूति है। 15 लाख कल खत्म हो जाएँगे हुँ, हुँ, हुँ। और 30 हज़ार की कोई वैल्यू नहीं है आज के दिन। लेकिन जो लाइफ़ टाइम के लिए जो रिकॉग्निशन आपको मिलती है, जो आपने मेहनत की है, वो उसका रियल में देखा जाए तो एक ताम्रपत्र है। जिसे आज की लोग ये कहते हैं कि बिना सर्टिफ़िकेट आपकी कोई वैल्यू नहीं है। है ना? एक उस्ताद के पास काम सीखने वाले को ये कहा जाता है कि जुगाड़ी मिस्त्री है और एक बीटेक किए हुए को इंजीनियर कहा जाता है। वैसे ही बिना बोलते हैं ना कि बिना अ, अवार्ड के लोग वैल्यू नहीं करते। सेम चीज़ है, तब तक तो सर हम मिस्त्री हैं। एक बात बताइए, जो आप लोग माउंटेनियरिंग करते हैं उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, कैसे आपने एवरेस्ट के बारे में बताया कि बहुत बुरा हाल हो गया है वहाँ जी, पे। तो और कुछ सरकारें स्ट्रिक्ट हैं इसलिए ठीक है, तो एनवायरनमेंट वाले बड़ा शोर मचाते हैं कि जी। क्यों जाते हैं, इतना ज़रूरत क्या है माउंट एवरेस्ट चढ़ने की। लोगों के अंदर सनक है क्यों माउंट एवरेस्ट चढ़ने की, मतलब अब एक तो विश्व की सबसे ऊँची चोटी है, ठीक है? बुड्ढे-बुड्ढे भी जाते हैं? हाँ, करेक्ट। हाँ, और जितने भी कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलता हूँ छोड़ो, जो सोचेगा हाँ, सोचने दो। हाँ। एक्चुअल में जितने भी मरने वाले लोग होते हैं ना, वो वाहियात होते हैं। अच्छा, जो मर जाते हैं वहाँ हाँ, पे। हाँ, जो नेचर लवर नहीं होता, जो अपने पेशेंट से प्यार नहीं करता, हाँ, हाँ। जिसको मैं ये मानता हूँ यार तुम उसी रैपर को खा के यदि मैं बोलूँ मैगी मैं एक नूडल्स पैकेट लेके जा रहा हूँ, क्या तुम अपने घर में खा के उसको ऐसे रैपर को फेंक देते हो? नहीं ना। हम बात कर रहे हैं कि विकसित भारत से विकासशील भारत की ओर, है ना? विकसित भारत बनाएँगे। अरे विकसित भारत ज़रूरी नहीं है कि तुम मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाओगे तभी विकसित भारत बनेगा। हम अपनी छोटी-छोटी चीज़ों में चेंजेज़ लाएँगे तो भी हो जाएगा। तो माउंटेनियरिंग में यदि हम बात करें विकसित भारत की, तो यदि तुम कुछ भी मत करो यार, तुम दूसरे का कंधा लेके मत आओ, लेकिन तुम अपना जा रहे हो वो तो ले हुँ, आओ। हुँ। सर आज तक का मेरा कैमरे के सामने बोल रहा हूँ इसका मतलब मैंने वैसा किया है, कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकता। मेरी वीडियोज़ में आज भी है। मैं अपना तो लाया ही लाया हूँ, मैं औरों का भी लाया हूँ और ये लिखित में है। जो एसपीसीसी है, हाँ, हाँ, सागरमाथा पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, हाँ, हाँ। वो आज के दिन ये कहने लगे कि तुम जो कूड़ा लेके जा रहे हो तुम्हें वापस लाना होगा। लेकिन यदि तुम एक्स्ट्रा लाते हो तो वो शेर्पाओं को पैसे भी देने लगे हैं कि क्या पता पैसे के से कुछ सुधार हो जाए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और
यदि हम ये सोचते हैं कि मैं पैशनेट हूँ, अब हम अपने स्टूडियो में बैठे हैं, आप अपनी इस चीज़ को पैशनेट मानते हो, आप इसको ये मानते हो, इसकी वजह से आप हो, इसकी वजह से आपकी पहचान और आप यहीं पे ही उठाया नैपकिन से हाथ साफ किया, डाल दिया। तो मेरे हिसाब से एटिकेट्स नहीं है। तो ऐसे ही शायद एटिकेट्स माउंटेनियरिंग के अंदर लोगों के अंदर जो है ना, वो सक्सेसफुली पहाड़ भी चढ़ के आते हैं, उनको अच्छा यश भी मिलता है और वो देखोगे तो उन व्यक्तित्व रेनॉल्ड मेस्नर का नाम सुना ना, अब जिस दिन आप उससे मिलोगे, आपको बोलोगे कि हाँ, है व्यक्तित्व। है इनके अंदर वाइब्स, इनके अंदर टैलेंट है। बुजुर्ग हो गए हैं सर, 56-57 साल उम्र है, लेकिन जब उनसे बात लगोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि कल दोबारा एवरेस्ट ना चढ़ जाए। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। हम बोलते हैं ना विकसित भारत की हम बात करते हैं, अरे लाल बत्ती पे कोई बुजुर्ग खड़ा है, उसको पार कराना भी विकसित भारत है। यदि पेड़ों की कलियाँ बाहर आ गई हैं रोड पे जिसकी वजह से विजिबिलिटी नहीं हो रही, उसको काट दो तुम लाके, हाँ, वो भी विकसित भारत है। अकेली लड़की पैदल जा रही है, आप उसकी मदद कर दो। अकेली लड़की कोई मौका नहीं, वो हमारे लिए ज़िम्मेवारी है, उसको समझ के कर दो। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके चरण छू के उससे पूछ लो कि बाबा कोई दिक्कत तो नहीं? मैं बस में बिठाऊँ या बैठ जाओगे? कोई आ रहा है। आप कुछ भी अच्छा कर दो, वो भी विकसित भारत है। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में हाँ, कि अर्जुन को बोल रहे होते हैं युद्ध करो युद्ध करो, हाँ, तो अर्जुन से पूछते हैं कि आप जिसकी आप तारीफ कर रहे हो, कह रहे हो मुनि होगा तो हाँ, ऐसे होगा, मुनि हाँ। होगा तो वो मुनि क्या करता है? हुँ, तो भगवान कृष्ण बताते टाइम कहते हैं मुनि जो होगा वो धर्म पे चलेगा, जी, वो अपने घर में लकड़ी लाने से पहले जंगलों की चिंता करेगा। जो मुनि होगा अपने लिए पानी का प्रयोग करने से पहले नदियों की चिंता करेगा, तालाबों की चिंता करेगा। मुनि जो होगा धर्म पे चलेगा, इसका मतलब वो अपने बुजुर्ग माँ बाप की जब सेवा करेगा तो उससे कुछ उम्मीद नहीं करेगा। करेक्ट। ठीक है, वो अपने बच्चे को थप्पड़ मारने के बजाय उसको सही से बड़ा करने पे ध्यान जी, रखेगा। तो धर्म की परिभाषा यही है। यही है। हम्म। और सर देखो कई लोग बोलते हैं कि ये मतलब मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन लोगों को सर अभी समझ में नहीं आएगा और मैं समझाना भी नहीं चाहता, है ना? जिनको समझ में आएगा वो एक शब्द से भी समझ जाएँगे, जिनको नहीं समझ में आएगा जब श्री कृष्ण जी ने पूरी अ, युद्ध क्षेत्र में खड़ा होके पूरे बोलते हैं ना भगवत गीता सुना दी थी जब अर्जुन के कान खोले थे, अच्छा बाण चलाना है। तो आजकल वालों में तो इतनी बुद्धि भी नहीं है कि यदि मैं पूरी गीता पढ़ दूँगा तब भी समझ में नहीं आएगा। स्पिरिचुअलिटी सर ताकत है। अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, चारों दिशाओं के अंतिम छोर से दौड़ के राम जन्मभूमि से जोड़ रहा हूँ। अच्छा। ये मतलब मेरी माउंटेनिंग से हटके ये मेरा कर्म है, मैं करना चाहता हूँ कि जब निधि समर्पण अभियान पूरे भारतवर्ष में चल रहा था, तो मैंने सोचा कि यार मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहा हूँ और संघ परिवार से मेरा जुड़ाव है। बचपन से ही संत चरणों में मेरा आना-जाना रहा है। उन्होंने बताया है, मातृ और पितृ कितनी बड़ी ताकत है। जो जिनका शरीर पूरा हो गया, जो ज़िंदा है, एक्चुअल में भगवान की उत्पत्ति ही वहीं से होती है ना? अमावस के दिन हाथ जोड़ लेते हैं तो भगवान है, नहीं, नहीं। जब ज़िंदा माँ-बाप है, कल ना अमावस पे उनकी भी तो हाथ जोड़ोगे। ज़िंदा जी जोड़ोगे तो शायद आपको और ज़्यादा यश की प्राप्ति होगी। जब मैं चारों दिशाओं को जोड़ने का जो मैंने संकल्प लिया, लोगों ने ₹1 से लेके करोड़ों रुपए दान किया राम जन्मभूमि में। लेकिन बीइंग ए स्पोर्ट्समैन मैं सोच रहा था शायद मैं अपनी अवार्ड मनी भी डोनेट कर दूँगा 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 11,000 तो शायद इतनी बड़ी नहीं है वो। क्यों ना मैं एक कुछ अच्छा कोर्स करके एक मेहनत मैं राम जी को समर्पित करूँ। तो कई वर्षों पहले हमारे बोलते हैं ना शंकराचार्य जी ने चारों मठों से एक यात्राएँ चलाई थी इस प्रकार की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भारत के अंतिम छोर से अपने एक पवित्र स्थल, एक मंदिर से राम जन्मभूमि को दौड़ के जोड़ूँ। तो मैंने प्रण लिया मन में कि मैं डेली एक अल्ट्रा मैराथन करूँगा और राम जन्मभूमि को जोड़ूँगा। रामेश्वरम से अयोध्या 2911 किलोमीटर 47 दिन में जोड़ चुका हूँ। बूढ़ा अमरनाथ पुंछ वहाँ पे एक मंदिर है भोलेनाथ बाबा का जब विंटर्स में स्नोफॉल हो जाती है अपने अमरनाथ जी में तो उसको पूजा जाता है हम्म। और बहुत पुरानी कथा रहे हैं जब आप गूगल करोगे तो हम्म। उसमें समझ में आएगा। तो वहाँ से दौड़ के अयोध्या आ चुका हूँ 1632 किलोमीटर और अभी मैं परशुराम कुंड अरुणाचल से दौड़ूँगा अयोध्या आऊँगा और फिर अपने सोमनाथ जी से अयोध्या मतलब गुजरात से। और इसमें मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं यश की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, यदि राम जी चाहें तो इसमें यश देंगे तो वो मेरे लिए एक बोनस होगा। मैं सिर्फ़ इसलिए कर्म कर रहा हूँ बीइंग ए स्पोर्ट्समैन ठीक है, अवार्ड मनी मुझे भी मिलती है, स्पॉन्सर्स मुझे भी मिलते हैं। लेकिन क्यों ना हम एक अच्छे काज़ के लिए स्टैंड करें। हम ये भूल जा रहे हैं कि हमारे अंदर ऋषि-मुनियों का खून दौड़ता है, हम उसी प्रणाली से हैं जहाँ पे माता-पितरों का पूजन होता है ना? आज हम भूल रहे हैं कि पाखंड है, नहीं है। जब हम वेंटिलेटर पे लेटे होते हैं तो हम सारे भगवानों को मना लेते हैं, वहाँ भी दिया जलवा देते हैं, वहाँ धागा बँधवा देते हैं, 4-5 पंडितों से अखंड रामायण पाठ करा देते हैं। लेकिन जब तक हम बेड पे स्ट्रेचर पे नहीं आते हैं ना, तब तक हम कहते हैं पाखंडी हैं। मैं भी पाखंड का विरोध करता हूँ, लेकिन मैं अपने कर्म कांड में विश्वास रखता हूँ कि यदि मैं एक माँ, बहन, एक बेटी और एक बुजुर्गों का यदि सम्मान कर सकता हूँ, मेरे लिए वो ईश्वरीय प्राप्ति के बिल्कुल पैरेलल है। पंडितों को दान देना भी आजकल हिंदुओं ने सवाल जवाब की फिल्मों में दिखाया गया था है। हाँ, हिंदू उसमें बहुत सवाल किस बात के पैसे ले रहे हो, कौन से मंत्र सुना रहे हो। हाँ, तो फिर तो यदि मैं इंजीनियर हूँ, आप मेरे को किस नाम के पैसे दे रहे हो? मैंने गाड़ी तो सुधारी, कोई पेच लगाया उसके पैसे दो, मेरी मेहनताना क्यों दे रहे हो? आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट फीस क्यों देते हो? दवाई की फीस दिया करो, पूछो उससे। वो कर्मकांड के लिए जो व्यक्ति जन्म हुआ है, मैं यादव कुल में मेरा जन्म हुआ लेकिन वो बोलते हैं ना कि जन्म से कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, उसके कर्म बिल्कुल उसको ब्राह्मण या बिल्कुल शूद्र बनाते हैं। बिल्कुल मैं कर्मों से मैं ब्राह्मण हूँ, बिल्कुल है। है ना? मैं कर्मों और से यदि माउंटेनियर से आप क्षत्रिय भी हो। हाँ, तो सर ये फालतू की बातें हैं, हाँ, ये हाँ। समाज में रूमर्स हैं और मैं ये मानता हूँ कि इससे हम युवा पीढ़ी को बहुत गलत दिशा और दशा दे रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है जो हमारा जो जो ऋग्वेद में जिस पुरुष की परिकल्पना की गई है, वो पुरुष जो जो कहता है कि मस्तिष्क से मैं ब्राह्मण हूँ, हुँ,
भुजाओं से मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय उदर से मैं वैश्य हूँ और वैश्य चरणों से मैं शूद्र हूँ। शूद्र। तो वो मुझे लगता है हर व्यक्ति वही है। हम्म, जैसे आप भी तो, आपका सर आपका ब्राह्मण हो गया, जी आपके आम सबके क्षत्रिय, आप जी पेट से वैश्य, और जी तो हर व्यक्ति चारों वर्ण हो गया। जी किसी और को जरूरत ही नहीं है उसमें वर्णों को सही सेड़ने बात की। है। मैं भी चारों वर्ण हूँ, आप भी, ये भी चारों वर्ण है। जी जो अपने आप को शूद्र मानता है वो भी है, जो नहीं मानता वो भी, सब चारों वर्ण है सर, आपस में ही है। आजकल सर कल्चर हो गया है, यदि मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, मैं कोई आईएएस हूँ, मैं आईपीएस हूँ, कोई मेरे से ये नहीं पूछेगा किस कास्ट का, तुरंत दंडवत हाँ, हाँ। पैरों में। और यदि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैं कुछ अच्छा काज कर रहा हूँ, तो लोग कहेंगे अरे यार फालतू, यूं ही लग रहा है। हमारे यहाँ पे कुर्सी को सलाम हो गया है, लेकिन इनको समझ में अभी नहीं आएगी, देरी लगेगी। इनके ज्ञान चक्षु अभी बंद हैं। कईयों के तो हॉस्पिटलों में जाके खुल जाते हैं, कईयों के कहीं और खुल जाते हैं। लेकिन ये तथ्यता है, जब तक आप अपने, मेरा ये मानना है कि यदि जितने आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, उतने किसी अनजान की इज्जत कर लो। जितने आप अपनी बहन की इज्जत करते हो, उतने किसी बहन की कर लो। लेकिन ये कंफर्म है सर, मैं छोटी से कह सकता हूँ, जिस दिन आपने दोनों चीजें अपने आचरण में उतार ली ना, उस दिन आपका जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलेंगी भी, और आप खुद फील करोगे, हाँ यार आज मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। आप बहुत ही आर्टिस्टिक हो, आपकी फोटोग्राफी, आप जो स्टोरीज डालते हो उसमें बड़े आर्टिस्टिक फ्लेयर होता है। तो मतलब ये कहाँ से आता है कि यार माउंटेन तो चढ़ ही रहा हूँ मैं, पर जो मैं पिक्चर्स वीडियोस बनाऊंगा वो थोड़े आर्टिस्टिक होने चाहिए, हम्म, सर उसके लिए एफर्ट डालने पड़ते हैं एक्स्ट्रा? हाँ, सर देखो, एक पहाड़ चढ़ना हर माउंटेनियर चढ़ रहा है, लेकिन मेरे पहाड़ चढ़ने से आपने, उन्होंने, इन्होंने क्या सीखा? क्या मेरे माउंटेनियरिंग करने से आने वाले माउंटेनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को, आने वाली जनरेशन को कोई फायदा हो रहा है? यदि नहीं हो रहा तो मेरा पहाड़ चढ़ना, वहाँ पे झंडा फहरा के फोटो खिंचाना सिर्फ मेरे सोशल मीडिया तक सीमित है। मेरे स्पॉन्सर्स ने पैसे दिए, मैंने झंडे से फोटो खिंचाई, पैसे लिए, मेरा काम खत्म। मैंने धर्म, राष्ट्र और आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या दिया? नीलबटे सन्नाटा। जिन चीजों से हम लोग गुजरे, हमने खूब गूगल किया। आप यूट्यूब पे जाओ, विंसेंट डेनाले की वीडियो सर्च करो, मेरे अलावा किसी इंडियन की नहीं निकलेगी। क्योंकि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा सर। आपको 360 कैमरा चलाना है, आपको गोप्रो चलाना है, आपको ग्लव्स भी उतारना पड़ेगा, आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको फिल्माने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि बोलना भी ऑब्वियसली है ना? भाई, मैं अब माउंटेन चढ़ने में मेरी हालत खराब, ऊपर से ये सब भी करना है मुझे। अब दूसरी चीज़, आप जो गैजेट्स कैरी कर रहे हो, उनको चार्ज करना है। हाँ। चार्ज करने के लिए आपको सोलर पैनल भी कंधे पे ले जाना है, हेलीकॉप्टर में नहीं आएगा। लेकिन आप समाज को दे क्या रहे हो? विंसेंट चढ़ने जाए तो मेरी वीडियो देखे, उसको ये पता, अच्छा यहाँ से जहाज उड़ेगी, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, इस कंपनी को अप्रोच करना है, और नरेंद्र मतलब भाई, आप रास्ता आसान कर रहे हो हाँ, फ्यूचर। नरेंद्र भाई से आप ट्रेनिंग ले सकते हो और आप जा सकते हो। आप किस इंस्टीट्यूट से कोर्स करना है, मैंने वीडियो डाली हुई, आप सीधा आओ यूट्यूब पे देखो कि भाई आप किन-किन इंस्टीट्यूटों से कोर्स कर सकते हो। आप इज़िली जाओ, एनरोल कराओ और करो। तो आपको, मतलब मैं क्रिएटिविटी इसलिए करता हूँ कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे चाहे 2 फॉलोवर हों, 4 फॉलोवर हों, उसपे 4 लाइक आएँ, 5 लाइक, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक दिन जब लोग रिसर्च करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, ढूँढेंगे, तो कहीं न कहीं मैं भल्ला-भुटका, कोने-कचोने में मिलूँगा उनको। तो वो कहेंगे यार अच्छा, ऐसे भी वीडियोज़ लोग बना लेते हैं। अंटार्कटिका में लोग सर चलने वक़्त सोचते हैं, हम्म। और वहाँ पे मैंने इसलिए शूट किया, मतलब अपनी सारी लिमिटेशंस को तोड़ के, कि मैं कुछ आने वाली पीढ़ी को क्या दूँ? गिटार भी कैरी करते हो यार आप, मैंने सुना है। नहीं, नहीं? नहीं। अच्छा। गिटार सर मुझे बजाना नहीं आता है। हम्म। लेकिन मैंने बोलते हैं ना कि मैं अपने जो फ़िल्माने के जितने भी गैजेट्स हैं, हाँ, हाँ, हाँ। उनको नहीं छोड़ता। मेरे माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स के साथ-साथ में उनको भी मैं साथ लेके जाता हूँ, कि बस मैं जो फ़िल्मा रहा हूँ, आने वाले समय में किसी के काम आए। ऐसा ना हो कि एक फ़ोटो खींचूँ, स्पॉन्सरशिप के पैसे आ गए, मैंने पहाड़ चढ़ लिया, अखबारों में 4 दिन छप गया, इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डाल दी और फुल स्टॉप। ये नहीं करना है सर। डेंजरस क्या होता है? आप फ्यूचर वाले बच्चों को क्या समझाओगे? ये मत करना, ये डेंजरस है, ये नहीं करना है आपको? माउंटेनियरिंग को लेके हाँ, हाँ। बिना ट्रेनिंग के पहाड़ मत चढ़ना। अच्छा। नहीं तो जो 200 की आबादी है एवरेस्ट पे, वो बढ़ती जाएगी। किसी भी पहाड़ को हल्के में मत लेना। हाँ, हाँ। आप बोलते हैं ना कि आप पहाड़ की इज़्ज़त करोगे, आपको 100 गुना इज़्ज़त करेगा। सर मैं कभी भी किसी भी माउंटेन पे जाता हूँ, वो पहाड़ चढ़ने से पहले मैं बेस कैंप में प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, आपने स्पॉन्सरशिप दिलाई है, आपने आज यहाँ तक पहुँचाया है, अब कुछ कदम दूरी है, ये भी मेरी झोली में दे दो। आपके बच्चे की इज़्ज़त बची रहेगी और मेरा नाम हो जाएगा, थोड़ी यश की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि आपका ना, मैं पहाड़ चढ़ के हुँ। दिखाऊँगा, तो नेचर से आप कभी फाइट नहीं कर नेचर सकते। से फाइट नहीं, इसमें याद है एक बार मैं ना वहाँ पे गया था, जो गंगा नदी वाला नहीं करते हैं वो, राफ्टिंग। राफ्टिंग। तो मैं ना ऑपोज़िट साइड में गिर गया, जी, जहाँ पे मुझे बचाने वाला नहीं था कोई भी। जी। तो मेरे दिमाग में आया कि पहले तो, मैं हमेशा दिमाग में रहता है, पहले तो काम डाउन होना चाहिए पड़ेगा। तो मैंने अपने आप को बोला कि लेट्स काम, क्योंकि पहना तो था ही, डूब तो रहा नहीं था। हाँ, हाँ। तो डर तो बहुत तेज़ लग रहा था, हाँ, पर बोला मैंने, काम डाउन रहते हैं। फिर दूसरा दिमाग में आया कि फाइटिंग द रिवर विल नॉट सॉल्व, बिकॉज़ गंगा मैया है, शी विल किल यू। हुँ, तो मैंने बोला कि लेट्स गो अलोंग विद द रिवर, और बीच-बीच में साइड निकलना है मेरे हाँ। को, कि जहाँ धारा प्रवाह है उस तरफ ही हल्का-हल्का स्विम करना है, और कोशिश करना है धारा से साइड होने की। हुँ, तो धारा मुझे अपने साथ ले जा रही थी, पर हल्का-हल्का ट्राई किया तो धीरे-धीरे निकलने लग गया मैं, और फाइनली मैं किनारे पहुँच गया, एंड दैट वाज़ अ लाइफ एंड डेथ एक्सपीरियंस। बट वो जो काम रहा मैं 5 सेकंड के लिए, कि पहले तो गिरते ही कि पहले काम डाउन हो, क्योंकि गिरा मैं सीधे अंदर चला गया। हुँ। फिर अंदर से आया कि पहले काम डाउन हो जाते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। एंड देन बड़ा आसानी से लगा कि ये धारा तेज जा रही है, इधर-इधर करते रहेंगे तो निकल जाएंगे। आपने अपने सवाल का एक बहुत अच्छा उत्तर दिया है, जी। मेरे इस सेशन का। हाँ, हाँ। यहाँ पे आपके गाइड काम आया? नहीं, कोई काम नहीं यदि आया। आपने बुद्धि और विवेक से नहीं आते तो आप क्या करते? हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि आप तो टेक्निकल भी नहीं हो राफ्टिंग में। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। आपने अपना बुद्धि और विवेक लगाया ना,
यदि आप वहाँ पे अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखते, होपलेस हो जाते, पैनिक हो जाते, तो आप तो उसी टाइम मर गए थे। शायद मेरे पिताजी की वजह से आता है। मैं आई विल हाँ, गिव क्योंकि मेरे पिताजी गंगा नदी ना वहाँ पे चुनार में उनके हाँ, ससुराल था, हाँ, तो ससुराल वालों को इम्प्रेस करने के लिए कई बार गंगा नदी आर पार करते रहते हैं हाँ। तैर-तैर के वो। हाँ। तो ये आपको सबसे पहले तय करना होगा अपने दैनिक जीवन में भी आप जितने सभ्य, शालीन, सदाचारी रहोगे ना, देखो चमक-धमक की दुनिया है मैं मानता हूँ, लेकिन चमक-धमक से एक बढ़ के चीज़ है। मैं कहता हूँ कि मेरे को बोलते हैं ना कि जैसे करियर कंप्लीट होता है तो अच्छे स्पॉन्सर, अच्छे इन्वेस्टर्स आते हैं, तो मेरा एक सपना है कि मेरे पास कभी भी अच्छे स्पॉन्सर्स आएँगे, चमक-धमक ना दिखा के क्योंकि चमक-धमक सिर्फ 11 दिन की है। आदमी का जन्म होता है 11 दिन के लिए याद रखते हैं, जिस हुँ, दिन हुँ। भजन कीर्तन हुआ राम, राम। आदमी मरा 11 दिन दरी उठी भूल गए, कौन अच्छा हुआ करता था भाई? ऐसे ही हम अब अपने करियर की बात करूँ, मैं पहाड़ चढ़ के आया, गारंटी है आप 3 दिन बाद में अपनी खबर छपा लो, मीडिया वाले कहेंगे पुरानी हो गई, है ना? तो ऐसे हमारा जीवन है। तो मैंने सोचा कि कभी भी पैसे आएँगे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि जगुआर कार ली जाए और बड़ा बंगला बनाया जाए। जो अपना छोटा-सा घर है, ये रहे, एक छोटी-सी गाड़ी हो और जो मुझे पैसे मिले। मेरा कभी से ही मन रहा है कि मैं जो फौजी भाई शहीद हो गए, उनकी बच्चियों को, उनके बच्चों को पढ़ा सकूँ, उनके लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। गरीब बेटियाँ हैं, जो उनकी शादी कर सकूँ या कइयों के साथ में जीवन में ऐसी ट्रेजेडी होती है, उनके पिताजी चले जाते हैं, ऐसा कुछ कर सकूँ। तो ये सब भावनाएँ मेरे मन में आती हैं कि मैं ऐसा कुछ करूँ, जिससे कि आप और हम सब लोग प्राउड फ़ील करें कि यार ये वही नरेंद्र का भाई है, उसी नरेंद्र का दोस्त है, जो भाई ऐसा कुछ कर रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं करना कि उसके पास इतना बड़ा बंगला है, जगुआर में चलता है, ऐसे मेरे गुड़गाँव में हर चौथे घर में है। जगुआर और 50 करोड़ की कोठी सबके घर, सबके कोई पास। नहीं पूछ रहा। कहीं रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और जगुआर ले आए, कोई फ़र्क नहीं, अरे यार फलाने के पास भी तो रंग ही तो अलग है। तो बेटर है कि कुछ अच्छा कर्म हम करके जाएँ, बस वो मैटर करता है सर। तो मेरी ऐसी भावनाएँ हैं, ईश्वर ने कभी मौका दिया तो अवश्य करेंगे। एक एक और सवाल है जो कई बार कई लोग बोलते हैं, "अरे! शेरपा तो ऐसे ही चढ़ जाता है। हाँ। ये बड़ा ऑक्सीजन लगा के बिना मतलब के बनते हैं माउंटेनियर। शेरपा को देखो ऐसे बिना ऑक्सीजन के भी चढ़ जाते हैं।" हुँ। इस पे आपका क्या कहना है? इस पे मेरा कहना है कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। अज़्यूम करो मैं 250 एमएल घी पी जाऊँगा। अब मैं पकड़ के लाता हूँ एक अंग्रेज़ को, पी भाई 250 एमएल घी, पी जाएगा वो? अब मेरा जन्म हुआ है 250 मीटर पे, उनका जन्म हुआ है 6000 मीटर पे। उनके लिए वो घर है, हाँ, 6000 मीटर, लेकिन हाँ, मेरे लिए पहाड़ी है। सही बात है। मैं 6000 मीटर पे माउंटेन से, किलिमंजारो की हाइट है 5900, है ना? तो उनका वहाँ जन्म हुआ है हाँ, हाँ, हाँ। और हमारे लिए वो बेस कैंप है एवरेस्ट का। हाँ, हाँ। तो वो लोग वहाँ से एक्लेमेटाइज़ है, हाँ, जिनका जन्म हुआ, जो नंगे घूमे हैं वहाँ पे। हाँ, 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 अब उनके लिए पहाड़ चढ़ना इज़ नॉट अ बिग डील। हाँ, हाँ। लेकिन कुछ ही शेर्पा ऐसे हैं जो बिना ऑक्सीजन के पहाड़ चढ़ते हैं। अच्छा। अब मैं यहाँ कैमरे में आके स्टेटमेंट दे दूँ, ये अतिशयोक्ति है। हुँ। कुछ ही शेर्पा ऐसे हैं जो बिना ऑक्सीजन के चढ़े नहीं, तो शेर्पा ऑक्सीजन लगा के ही चढ़ते हैं। और ऐसा जो ये लोग ये कहते हैं ना एवरेस्ट कुछ नहीं है, तुम ऑक्सीजन लगा के चढ़ के देख लो। पैर तो आपके ही हैं, हाँ, शेर्पा हाँ। ऐसा तो नहीं तुम्हें स्ट्रेचर हाँ, पे लेके हाँ, जाता है, हाँ, चल हाँ। जा, चढ़ जा। जाना तो तुम्हें अपने पैरों से पड़ता है। अच्छा वो लोगों का क्या हाल होता है यार जो जाते तो चढ़ तो समिट तो हो गई, पर आते टाइम उनके अंदर शक्ति नहीं बची, वो मर जाते हैं वहीं पे कि हाँ, अब नहीं जाना वापस। वो मानसिक रूप से प्रताड़ित लोग होते हैं। अच्छा, वो घर से सपना लेके गए थे एवरेस्ट टॉप का, लेकिन हाँ, माउंटेनियरिंग की असली परिभाषा तब खत्म होती है जब सक्सेसफुली घर आ जाते हो। अच्छा। ये है माउंटेनियरिंग। आप जैसे घर से गए वैसे घर पे आओ, तब उस पहाड़ पे चढ़ने का फ़ायदा है। तब आपको ये लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया, कि आप उसको सेलिब्रेट कर सको, हुँ। अपने परिवार के साथ बाँट सको। और आप आए और नीचे आकर आपने समिट किया और घसीट-घसीट के नीचे आ रहे नहीं, हो, आए भी नहीं। आए भी नहीं। बैठे तो बैठे ही रह गए कि सर, वापस नहीं जा रहा अब बहुत सी मैं। डेड बॉडीज़ हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस की वज़ह से वहाँ पे हैं, जो अच्छा, प्रिपेयर नहीं होके गए हैं। मैं हाँ, इसीलिए आपने बोला ना आप क्या कहना चाहोगे? बस मैं एक ही कह रहा हूँ, बिना बिना ट्रेनिंग के, बिना टेक्निकली और फिज़िकली मजबूत हुए आप किसी भी पहाड़ को चढ़ने मत जाना। यदि आपको पहाड़ को चढ़ना है तो आप टेक्निकली मजबूत होके जाओ, फिज़िकली मजबूत होके जाओ, आप एन्जॉय करोगे क्लाइंबिंग को। समझोगे अच्छा ऐसा मैंने वहाँ सीखा तो वो यहाँ उपयोग होता है, ओहो! ठीक है। और यदि आप ऐसे गए, पैसे के दम पे फेंका और आप गए, परमिट लिया और शेरपा को भगवान मान लिया कि ये पहाड़ चढ़ाएगा और वो खुद भी गया और तुझे अखबार में छपवा गया। अब तेरे घरवाले तेरे पीछे 2 करोड़ लगा रहे हैं, तुझे रेस्क्यू करा रहे हैं, तेरी बॉडी इवैक्यूएट करा रहे हैं। तो ये गलत है। और एक बात जैसे कई लोग कहते हैं ना कि पहाड़ चढ़ने में कभी आपको ऐसा कोई एहसास हुआ जो सुपरनैचुरल हो कि यार सुपरनैचुरल फीलिंग आई मुझे ये। जैसे कि आप ऐसी जगहों पे जा रहे हो जहाँ पे नॉर्मल आदमी नहीं जाता। हुँ। चलो एवरेस्ट कॉमन हो गया समझ में आता है। पर जो अंटार्कटिका था ये डेनाली वाला हाँ, बता रहे हो कि कई ऐसी जगहों से गुजरे हो आप जहाँ पे नॉर्मल आदमी नहीं नहीं जाएगा। जा सकता। कई सुपरनैचुरल एहसास हुआ कि यार ये दुनिया बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब से एहसास होते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ हुआ? सर डेनाली में और विंसन में डेली एक ही चीज़ देखने को मिली और ऐसा लगा कि एक्चुअल में ऐसा है कि कुदरत का जुड़ाव आपको काम आता है ना? मैं देख रहा था कि लोग ब्रश नहीं कर रहे हैं 15 दिन तक और मैं वहाँ ब्रश करके एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ यार हाँ, भगवान ने कुछ तो शक्ति दी है मुझे, तभी तो मेरी हिम्मत हुई ग्लव्स निकाल के पानी पी के ब्रश घसने की। कुछ तो पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ पे है, शायद मैं इनसे कनेक्ट हूँ तो मेरी हेल्प कर रहे हैं कि भाई ये करना चाह रहे हैं तो कर देते हैं, क्या हो हाँ, गया? हाँ, हाँ। ये हमें मानता है तो हम थोड़ी-सी इसकी मान लेते हैं। तो ये है सर वापस सुपर पावर्स हैं। लेकिन सुपर पावर्स को फ़ील करने के लिए आपको सबसे पहले नेचर लवर बनना पड़ेगा और उसके बाद में यदि कोई चीज़ है तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा कि आप उन चीज़ों को फ़ील कर पाओ। कितने देर मेडिटेशन करते हैं आप अदरवाइज़? मैं घर पे सर अभी मेरी कितने? दिनचर्या है
जब से मैं समझदार हुआ हूँ, तब से सबसे उठते मेरा सबसे पहला काम होता है कि नहा धो के पूजा पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और जप करना। ये मेरा पहला काम है। जहाज में हूँ, बर्फ में हूँ, तूफान में हूँ, आंधी में हूँ, ये मेरा पहला काम है। दूसरा मेरा सबसे बड़ा काम है कि उठते ही मेरी दिनचर्या जो स्टार्ट हुई है ना, कि उसको कंटिन्यू, चाहे मेरी क्लाइंबिंग है या नहीं है, मुझे उसको कंटिन्यू रखना है। व्यायाम हो गया, जो चीज़ें हो गई, ऐसा नहीं है कि वो अब पहाड़ नहीं चढ़ने जाना, गोलगप्पे खाते हैं, मुझे टेस्ट का ही नहीं पता, कोई पूछ ले तो, है ना? तो इन सब चीज़ों से जब हम गुजरेंगे तो समझ पाएँगे, ऐसे नहीं है। अच्छा, इसीलिए आप ये जो आपने मुझे भी कहा था इम्यून सिस्टम के बारे में, इसका मतलब ये है कि लिटरली त्याग देने में ही भलाई है कि भाई हाँ, छोड़ दो सब, लेना ही नहीं है। सर शायद आप भी मानते होंगे, आप दवाई लेने में विश्वास करते हो या परहेज़ में करते हो? मैं या दवाई लेके परहेज़ करना पसंद करते हो? अगर आप मेरे से जेन्युइनली पूछो तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं डॉक्टर के पास ही ना जाऊँ, कि मेरा भरोसा उठ गया है इन लोगों बस से। ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब आ गया, हाँ, यानी हाँ। आप चाहते हो कि मैं परहेज़ करके जीवन बिताऊँ। हाँ, 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 बिना हाँ। दवाई के परहेज़ कर रहा हाँ, हूँ। हाँ, हाँ। उसको हम परहेज़ नहीं कह सकते, उसको हम कह सकते हैं कि अपनी बुद्धि और विवेक से अपनी दिनचर्या को समझना, अपनी बॉडी की डिमांड्स को समझना और उसको रिप्लाई बैक करना। ज़रूरी नहीं है कि सर जंक फूड ना एक टेस्ट है। उसके अंदर जो अजीनामोटो डाला जाता है, लोगों को पता नहीं है। हम कह देते हैं, "यार इस सब्ज़ी में टेस्ट नहीं है।" वो टेस्ट नहीं, वो अजीनामोटो है। आपने खा लिया तो वो जीभ पे लग गया। लेकिन आपको क्या पता है कि वो हमारे शरीर के अंदर कितना घातक है? हम कहते हैं यार नहीं, 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 हम डाइट कोक पिएँगे, शुगर हो जाएगी। आपको पता है उसका शुगर लेवल कितना है? रैपर पे छपा और हमने ठप्पा समझ के माँग लिया कि भाई ये पृथ्वी का सबसे बड़ा सत्य है कि इसके अंदर शुगर नहीं है। लेकिन हम ये नहीं मान रहे कि गुड़ खाने से जीवन बदल सकता है। और यदि ऐसा नहीं है तो आजकल क्यों ये जैकरी पाउडर चल रहा है? क्यों ले रहे हो आप सुपर स्टोर से जाके ₹250 किलो ले रहे हो? आप वहीं जाओ, हरियाणा आओ, उत्तर प्रदेश आओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाँ, आओ। भर-भर के है। आप लो ₹90 हाँ, किलो मिलेगी, हाँ, आप हाँ। खाओ ना। क्यों नहीं खाते? ना, ना, ना। हम तब खाएँगे तब डॉक्टर बताएगा। आपको यदि हॉस्पिटल और दवाइयों से बचना है ना, वो परहेज़ पहले ही कर लो। मेरे पिताजी की अवार्ड के टाइम पे दोनों किडनियाँ फ़ेल हो गई थी सदमे से। वो आर्मी मैन है, उन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा है। लेकिन बच्चा बेटा तो बेटा ही होता है, जिसका पूरा करियर दाँव पे लग गया हो। उस व्यक्ति ने मेरे घर पे हैं और कोई जाना चाहता है जा सकता है। दोनों किडनियाँ फ़ेल है, डायलिसिस पे थे। आज योग और परहेज़ के दम पे अपना जीवन जी रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं। मेरे को ट्रेन करते हैं। तो मेरे तो घर पे ही हैं सारी चीज़ें। अब मेरे घर में अब ये मेरे से कोई पूछ ले कि कोई रिश्तेदार आ जाए, भाई साहब कोल्ड ड्रिंक पीनी है, गलत घर आ गए भैया आप। हम ना पीते ना पिलाते हैं, मैं ज़हर पीता नहीं, तुम्हें क्यों पिलाऊँगा? मैं खुद नहीं पीता और मैं तुम्हारा मन रखने के लिए और मैं अपने आप का स्टारडम दिखाने के लिए कि ना मैं बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरे घर सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं है भाई। ड्राई फ्रूट्स खाओ, घर का बना हुआ खोया है, लड्डू हैं, खाओ ना आप, घर की बनी हुई तो चीज़ें। आप इस बात से एग्री करते होंगे कि जिस धरती में आप अगर आप यूरोप में पैदा हुए हो, हाँ, तो उनकी चीज़ें खाओ। हाँ, अगर आप इंडिया में पैदा हो तो इंडियन चीज़ें खाओ। सिंपल 100% सा रूल है। सिंपल। हाँ, आप सर सरसों के तेल में खाना खाओ, करेक्ट। बात खत्म। हाँ, रिफाइंड ने जब से भारत पे कब्ज़ा किया है सर, हुँ, ये बोलते हैं ना 0% कोलेस्ट्रॉल, ये ज़ुबान की बात है। यदि कोई मुझे ये बोले ना तुझे लाख रुपए दूँगा, ये फलानी ऐड करनी है। मैंने जीवन में अपने निर्धारित किया था चाहे मैं भूखा मर जाऊँ, एक टाइम की रोटी ना दे राम जी, लेकिन मैं कभी भी सट्टे और इन सब चीज़ों का प्रमोशन नहीं करूँगा। जिन चीज़ों का मैं यूज़ नहीं करता हूँ, जीवन में मैं किसी को गलत राह पे नहीं लेके जाऊँगा। मेरी वजह से किसी को भी ऐसा फ़ील ना हो कि ये हमारे बच्चों की दिशा और दशा पलटा रहा है, नहीं। मेरे से कोई सीखे तो बेशक 1% सीख ले, लेकिन वो सही सीख ले। अब मेरे पास बेशक लोग बोलते हैं ना कि यार प्रोटीन्स की ऐड क्यों करूँ भाई मैं प्रोटीन्स की ऐड? किस लिए करूँ? मैं खुद तो खाता नहीं हूँ। मैं कैसे इसको श्योर कर दूँगा कि इसके अंदर भाई जो डला हुआ है उससे 100% ताकत आएगी? कैसे प्योर कर दूँ? मेरे सामने बना नहीं, मेरे सामने बनाया गया नहीं, मेरे सामने कुछ डला नहीं, मैं कैसे श्योरिटी दे सकता हूँ? संभव ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रोटीन माँ के दूध में, यदि तुमने माँ का स्तनपान किया बचपन में, उससे बड़ा कोई प्रोटीन नहीं है। और यदि आप जब से शाकाहारी हो, मैंने शाकाहारी के दम पे गोरों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, हाँ, हाँ। है ना? तो आप शाकाहारी बनो और आप घर में इंसान मर जाता है, इतनी जल्दी होती है, "ओ भाई उठाओ रे स्मेल हो रही है, इसको निकालो, जला के आओ।" चाहे बेशक बाप हो, है ना? हम कितनी जल्दी करते हैं, कोई रिश्तेदार नहीं आया तो बर्फ में लगा देते हैं यार स्मेल ना आए। मुर्गा 15 दिन का डीप फ्रिज में रखा और उसको आप सही खा रहे हो। क्या वो डेड बॉडी नहीं है? उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं बनते? अब जो ये अजीब-अजीब आपने देखी होगी बीमारियाँ आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? बनाई थोड़ी ना गई हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी है, गल्फ कंट्रीज़ जाओ, ये सारी बीमारियाँ पहले से हैं। हाँ, हमारे हाँ। में क्यों नहीं थी? हमने अडॉप्ट ही नहीं किया था। अभी देखो ना अचानक से लोगों के अंदर कैंसर बहुत हो रहा है। हाँ, अचानक से डायबिटिक बहुत हो रहे हैं हाँ। लोग। अच्छा, डायबिटीज़ के पीछे मैंने खुद रिसर्च करी, तो पता चला कि कोक और पेप्सी हुँ, जहाँ-जहाँ भी जा रहे हैं हुँ, पूरे विश्व में, हुँ। वो ओबेसिटी बढ़ा रहे हैं, डायबिटीज़ बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर कॉर्न सिरप डलता है हाँ, शुगर के लिए, शुगर अपना की चीनी नहीं चीनी डलता। नहीं डलती। तो अगर शुगर केन का चीनी डालोगे, तो मोटापा इतना शूट नहीं करेगा जितना कॉर्न सिरप से करता है। और हाँ, कॉर्न सिरप ही क्यों डलता है? क्योंकि इन दोनों कंपनियों ने अमेरिकन सरकार से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है हाँ, कि पूरे विश्व में और अमेरिकन फार्मर्स के लिए कि पूरे विश्व में हम जहाँ भी बनाएँगे इसको, उसके अंदर अमेरिकन फार्मर्स जैसे अपने यहाँ फार्मर हुँ, प्रोटेक्शन नहीं होता, हुँ, वैसे वो फार्मर प्रोटेक्शन बिल है हाँ, कि पूरे विश्व में जहाँ बनाएँगे वहाँ फार्मर्स को बचाने के लिए इन्हीं से लिए हुए कॉर्न की शक्कर बनाएँगे और वही सिरप डालेंगे। अभी रिसेंटली चिली दे नाम का एक रेस्टोरेंट है, वहाँ गया तो कॉफ़ी लाई वो। तो मैंने बोला कि भाई चीनी दे, कहता भैया चीनी हमारा सिर पे कॉर्न सिरप है। सिरप हाँ,
बोला, भाई क्यों है तेरे पास कॉर्न सिरप? बोलता है क्योंकि उसको नहीं पता, लेकिन मुझे गेस हो गया कि चिलीज अमेरिकन ब्रांड है, ये कॉन्ट्रैक्ट में है, इसलिए कॉर्न सिरप दे रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करेंगे, लॉ सूट फाइल होगा और बर्बाद हो जाएंगे ये लोग। तो मुझे ये पता चला कि पेप्सी और कोक पूरी दुनिया को मोटा कर रहे हैं, उनको डायबिटिक कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। सर अभी बात कर ही रहे हैं तो चलो कोई अच्छा सीख लेगा। आप कितना मानते हो, मैं ये मानता हूँ कि भारत का पतन पाम ऑयल, अजीनामोटो और ये कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड करेगा। बिल्कुल। और मैं इसको चैलेंज के साथ लिख सकता हूँ। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, ये कहो ना कि ये दुनिया का सबसे महंगा बिस्किट है, उसके अंदर पाम ऑयल है। पाम ऑयल क्यों है? क्योंकि उन्होंने सर्टिफाई करा लिया, तुम ये सामान बनाओगे तो डालोगे। हाँ, इससे फायदा किसका होगा? डॉक्टर्स का होगा। इससे फायदा किसका होगा? बड़ी बड़ी एजेंसीज को होगा। इससे फायदा किसका होगा? उन सब का होगा जो खुद नहीं खाते। नुकसान किसका होगा? आपका और मेरा। क्योंकि हम तो समझ ही नहीं रहे। लोग पढ़ेंगे, ओह 20 रुपए का बिस्किट, ये नहीं पढ़ेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसमें क्या डला है, क्यों हम खा रहे हैं। अरे भाई, अब कई लोग कहते हैं भाई मल्टीग्रेन ब्रेड जो है ना बड़ी हेल्दी है। उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम 3 दिन की रोटी खा लेते हो घर पे, और उसकी एक्सपायरी तुम 5 दिन की खा रहे हो, और उसके अंदर क्या डला है कोई पूछे तो? उस मैदा को सड़ाने के लिए, उस आटे को सड़ाने के लिए, उस 5 तरह के आटे को सड़ाने के लिए बेकिंग पाउडर डाला गया है, पाम ऑयल डाला गया है उसको चिकनापन देने के लिए। और तुम घर की रोटी छोड़ के ये अड़ंग बड़ंग खा रहे हो। अरे यूरोपियन कंट्रीज इसलिए खाते हैं, वहां 6 महीने ठंड होती है, रोटी नहीं बना सकते तो स्टोर करके रखते हैं। उनके देखें पेट टेबल से बाहर जा रखे हैं। नहीं, पर वो भी अगर आप 1970s में जाओगे तो वो भी हेल्दी थे। हाँ, अगर आप यूरोप 1970 का यूरोप का वीडियो उठा के देखो, आपको पतले पतले यूरोपियन मिलेंगे Correct. सारे। 1947 का जो हाँ। वॉर है, वर्ल्ड वॉर, सब यंग लोग पतले पतले हैं, हाँ, कोई मोटा नहीं। मोटा इन्होंने करा है। खुद पॉलिसीज लाए, खुद फंसे। हाँ, इन्होंने मोटा करा, अमेरिकन कंपनियों ने लोगों को मोटा करा है। हाँ, और एक और चीज से मैं अपने शो पे वैक्सीनेशन से लोगों को सावधान करना चाहूंगा। करेक्ट। दोस्तों, वैक्सीनेशन से बचिए, क्योंकि वैक्सीनेशन के नाम पे आपके शरीर में क्या डाल रहे हैं आपको आइडिया किसी भी को नहीं पता है। और ये बहुत एक ब्लेंडर बोलते हैं ना, साजिश है। हाँ, हाँ, कई लोग बोलते हैं कि मेरे को भी कई लोग जैसे कि हम कई लोग लेते हैं स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन से लेते हैं। steroids, हाँ। भाई आप भी ले लो, ताकत आ जाएगी। मेरे को जिस बंदे के अंदर माँ के दूध से ताकत नहीं आई ना, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बना, कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो उसको इम्यून सिस्टम को और जो उसमें ताकत ला सके। हाँ, उसके अंदर कुछ देर के लिए बेचैनी ला सकता है। उसको तुम ताकत समझते हो तो भाई तुम समझते रहो। हाँ, इसीलिए मुझे कोई फर्क अपने पूर्वज बोलते हैं, जिसने माँ का दूध पिया है हाँ, सामने आए। ये कहावतें ऐसे थोड़ी ना बनी है, उसके पीछे ट्रूथ है, हाँ, हाँ। इसके पीछे सच्चाई है जो हम जानते नहीं है। अब कई लोग बोलते तू तो स्पोर्ट्समैन ही नहीं है। मतलब भाई क्यों नहीं हूँ? बोला प्रोटीन का तू विरोध करता है, दवाइयों का तू विरोध करता है, स्टेरॉइड्स का तू विरोध करता है। मैं को करता हूँ। बोला क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे करके दिखाया। तुम करके दिखा दो, तुम विरोध कर लो, तुम पक्ष करके दिखा दो। दोनों, तू प्रोटीन पी 1 महीना और मैं 1 महीना अपनी सेम डाइट से चलूंगा, और आ जाओ चैलेंज कर लेते हैं, चलते हैं पहाड़ चढ़ने, पहाड़ भी मत चढ़ो, 20 किलोमीटर दौड़ के दौड़ देखते लो। हाँ सर, एक्चुअल में हमें समझ भाई, तुमने एक इंजेक्शन लिया और डोले बड़े हो गए 18 इंच के, हाँ। कैसे हो गए? कुछ तो उसमें नेगेटिव चीज है कभी ना। आपने देखा है कि पतला दुबला बंदा एक बॉडी बिल्डर को पेल के गिरा दे रहा है, 4-5 पंच मार रहा है, वो फ्लैट हो जा रहा है। नहीं, बॉडी बिल्डर को गिराने की जरूरत नहीं है सर। बॉडी बिल्डर के मुंह पे मार के टांग के बीच से निकल जाओ, घूम नहीं पाएगा। वो तो अपना हाथ यहाँ भी नहीं पहुंचा हाँ, पाता। करेक्ट। तो आप यदि ये मानो ना कि वो सुना होगा ना कि जो लोग नेचुरल डाइट करते हैं, जैसे हम लोग, मैं डंड लगाता हूँ, सपाटे लगाता हूँ, रनिंग करता हूँ, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज करता हूँ, जिसको बोलते हैं ना बल। बल, बिल्कुल। बल की जो शक्ति होती है, जो बल के जो काम होते हैं, पहले गंडासा उठता था, हाँ, चक्की होती थी, बिल्कुल, बिल्कुल। जरूरत पड़ी थी किसी को जिम की? जिम नाम की कोई चीज ही नहीं थी, क्योंकि फिजिकल से उतना होता। हल जोतते थे, थाई बनती थी, हथौड़ा चलाते थे तो बाजुएं बनती थी, चीजें थी ना। आज भी जिम में तुम हथौड़ा चलाने जा रहे हो, 15,000 रुपए दे के टायर पीटते हो। ऊपर से ये भी है ना कि डू यू वांट मसल्स और यू वांट द रियल पावर Yes. इन योर वेन्स? हाँ। वो बहुत बड़ा सवाल है। अगर मसल्स चाहिए तो मसल्स तो एस्टेरॉइड से मिल जाएंगे हाँ। आपको, लेकिन सच्ची शक्ति क्या पता मिले ना मिले आपको। नहीं मिलेगी सर, वो हाँ, हाँ, नहीं मिलेगी। क्योंकि अब जब हम ट्रैक्स पे जाते हैं तो काफी बार रेस्क्यू कॉल आते हैं, हम जाते हैं तो सैटरडे संडे क्या होता है कि कॉर्पोरेट्स के लोग जाते हैं ट्रैकिंग करने। अब जब हमारे पास कॉल आते हैं तो हम देखते हैं वो बंदों को यही नहीं पता कि हम क्यों आ गए, बस एंजॉय करना है, नेचर में बर्डन था ऑफिस का, हम आ गए। अब हमने उनसे पूछा कि भैया बैग में क्या है? 70 तरह के नॉवेल्स हैं। भाई तुम 2 दिन में पढ़ लोगे 14 किताबें। स्पीकर्स हैं, तुम्हें ये पता कि यहाँ पे स्पीकर्स बजाने से कोई एक भालू भड़क गया ना, तबाह कर देगा यहाँ सब कुछ। अब उनसे और वो उनको तुम्हारा दोस्त नहीं है। वो दोस्त नहीं। हाँ, अब तुम तो वहां करके आ गए, भुगत कौन रहा है? वहां के लोकल लोग। हाँ, हाँ। अब हम जैसे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, वो स्पीकर बचा रहे हैं, हम रात भर सो नहीं पा रहे हैं, और हमें रात को ट्रेनिंग करनी है। अब हम उनको कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि फिर हमारे मैनर्स पे बात आ जाती है कि यार तुमने क्यों बोला। तो अभी आप कहाँ पे रहते हैं? कहाँ पे रेस्क्यू के लिए? जैसे अभी आप गुड़गांव में रह रहे हैं या उधर ही? मैं गुड़गांव सेक्टर 79 में रहता हूँ। हाँ, और वहाँ पे जो रेस्क्यू के लिए यहाँ कभी भी कॉल आ है? जाती है। अच्छा, यहाँ कॉल आ जाता है। हाँ, अच्छा। कॉल सर, जो सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स क्वालिफाई होता है ना, हाँ, वो आपने यदि अपने डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड करा दिया, हाँ, हाँ, भाई मेरे यहाँ आग लग गई, हाँ, हाँ। मेरे यहाँ कोई बिल्डिंग गिर गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड कराया हुआ गुरुग्राम में कि जी मेरी कहीं भी जरूरत पड़े, मेरे शरीर का जहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हो, मेरी टेक्निक्स का आप कर सकते हो। ऐसे ही जब हम सर्टिफिकेट लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारा नाम रजिस्टर्ड है। जिस दिन आई आपको वॉलंटियर के लिए आपको कॉल किया जाएगा, वो आपकी कॉल आप लेना चाहते हो या नहीं, और आप नहीं ले रहे तो सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक दो, फिर कोई काम की नहीं।
फिर आपने गलत किया है। चलिए, मुझे मिलके आपसे बहुत मज़ा आया। इट वाज़ अ वंडरफुल सर कन्वर्सेशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच दैट यू केम टू अस।